देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो हम लोग परमुटेशन जो कर रहे थे उसमें 5B शायद हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। अच्छा इसमें हम लोगों ने कर लिया था यहाँ तक, ये देखो मैंने लिख रखा है 13 से लेके 21 तक ये हमें करना है, ठीक है। तो एक बार देख लो, हम करवा भी देते हैं, कर लिए हो तो ठीक है। हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर किया हुआ है तो उसे चेक करते जाओ और मुझे भी कोई कैलकुलेशन वगैरह में हेल्प कर देना, ठीक है। यहाँ पर देखो 13 नंबर से होमवर्क था, तो 13 नंबर का पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट इज, बोल रहा है अलग अलग डिजिट से, डिफरेंट डिजिट्स मतलब अलग अलग डिजिट से हम लोग कितने सारे 9 डिजिट नंबर बना सकते हैं। मतलब जो नंबर बनेगा वो 9 डिजिट का बनेगा, 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट का नंबर बनना चाहिए। लेकिन डिजिट्स क्या है, बाकी क्वेश्चन में हमें डिजिट्स बता देता है, यहाँ हमें लैंग्वेज में बोला है डिफरेंट डिजिट्स। तो मुझे बोल सकते हो मैथ्स में टोटल कितने सारे डिजिट्स हो सकते हैं, वो क्या क्या है। मतलब हम लोग का कितना सारा नंबर होता है, बोल सकते हो। मैम इन्फिनाइट नंबर होता है। हाँ इनफाइनाइट नंबर जब हम लोग उसे हाँ नंबर इनफाइनाइट होता है, लेकिन डिजिट कितना सारा होता है ये बोलो बोलो। नंबर का मतलब जैसे मान लो 12 ये एक नंबर है, लेकिन हम लोग के पास ओवरऑल डिजिट कितना है, क्या वो भी अनलिमिटेड है या लिमिटेड है, एक बार सोच के देखो, एक बार थोड़ा सोचो। 9 डिजिट नंबर तक लिमिटेड है। हाँ क्या क्या होगा फिर 9 डिजिट में, क्या क्या आएगा। 9 डिजिट वो नंबर, जब नंबर सीखते हैं सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, मैम 1 1, ठीक है। उसके बाद बोलते 1 जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद हम लोग सीखते हैं 10, तो उसमें जीरो ऐड होता है, तो जीरो भी हम लोग का एक डिजिट है, ठीक है। क्या इसके अलावा कोई डिजिट होता है, इसी से तो हम लोग इनफाइनाइट नंबर बना सकते हैं, क्या इसके अलावा कोई और डिजिट होता है जो हमें सीखना पड़ता हो। इसी को तो नहीं। यूज करते हैं, है ना। इसी को यूज करते हैं, तो हमें बोला है अलग अलग डिजिट से, तो डिजिट नहीं बता दिया है कितना है, तो अलग अलग डिजिट में क्या हो जाएगा, ये सब डिजिट होगा। इस क्वेश्चन का ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का मैथ्स में टोटल डिजिट फिर कितना हो गया, 10 डिजिट्स होता है मैथ्स में, क्यों मतलब ओवरऑल 10 ही डिजिट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी का यूज करके बाकी नंबर बनता है। जैसे देखो 9 के बाद आता है 10, 10 में 1 और 0 यूज हुआ, 11 में 2 बार 1 यूज हुआ, 12 में 1 और 2 यूज हुआ, फिर 13 14, जो भी लिखोगे ये सब डिजिट्स को ही यूज करके लिखा जाता है। 2 डिजिट नंबर बनता है पहले 100 के बाद अप टू 99 तक, फिर 100 में 3 डिजिट, 100 102 ऐसे करके हम लोग का 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स नंबर कंटिन्यूएशन में चलता जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग का आंसर कैसे होगा, ये हटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंट डिजिट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाकी क्वेश्चन में ना हम लोग को डिजिट बता दिया था, लेकिन यहाँ पर हमें बोला है अलग अलग डिजिट से, तो हमें पता है कि पूरे मतलब दुनिया में अगर देखें तो यही डिजिट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। टोटल कितना हो जाता है ये एक बार लिख लो, याद रहेगा, टोटल 10 हो जाता है, ठीक है। 1 से 9 9 और एक 0, 0 भी तो हमारे डिजिट्स में आ जाएगा। अब हम लोग को बोला है इससे हमें क्या करना है, 9 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। जो भी नंबर बनाएंगे उसमें 9 डिजिट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 डिजिट का नंबर होगा। क्या इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, क्या ऐसा कुछ कंडीशन है कि जो नंबर सामने नहीं आ सकता है, आने से कुछ प्रॉब्लम है, या ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन लग रहा है। जब हमें 9 डिजिट नंबर बनाना है तो क्या रेस्ट्रिक्शन हमें लगेगा अगर हम लोग ये डिजिट्स को यूज करने वाले हैं, बोलो। मैम 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आएगा। हाँ जीरो यहाँ पर नहीं लगा सकते, जीरो यहाँ लगाने से 8 डिजिट बन जाएगा, तो उससे हम लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें 8 डिजिट बनाने नहीं बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर
ये एक जगह को फुलफिल करने के लिए हम लोग के पास टोटल कितने डिजिट्स अवेलेबल है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, वही n होगा। तो n कितना होगा? मैम n 9 होगा। हाँ, और यहाँ पर फुलफिल करना है 9 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पुट करना है, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर? 1। 1, ठीक है। तो 9p1 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर बचा 8 डिजिट, क्योंकि टोटल 9 डिजिट का नंबर है, ये हम लोगों ने देख लिया कैसे फुलफिल होगा। यहाँ बाकी 8 डिजिट को फुलफिल करना है। 8 डिजिट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास कितने नंबर अवेलेबल होंगे, कितने डिजिट्स अवेलेबल होंगे? मैम 8। 8 होगा कि 9 होगा? सोचो, हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स था, जिसमें से हम लोग यहाँ पर 0 के अलावा इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक चला जाएगा, ये 9 है, इसमें से कोई एक चला जाएगा तो यहाँ 8 बचेगा, और ये 0 है तो कितना होगा? 0 भी तो बचा हुआ है। 9। 9, 9 ही होगा ना, 0 तो पीछे हम लोग लिखेंगे ना। तो यहाँ पर 9 में से हम लोग कितना डिजिट चूज करेंगे, वही आर का वैल्यू होगा इस पूरी जगह को फुलफिल करने के लिए। 8, करेक्ट, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगा, 1 नहीं, ठीक है, 8 होगा। 8 डिजिट लेना पड़ेगा ना, जब हम लोग को यहाँ फुलफिल करना है तो हमें एट ए टाइम 8 डिजिट लेना पड़ेगा। अगर हम लोग एक साथ 8 डिजिट को इधर नहीं लेंगे, इधर तो एक डिजिट बन चुका है, इधर अगर हम लोग 8 नहीं लेंगे तो हम लोग का 9 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9p8, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन हमारा साइमल्टेनियसली होना चाहिए, तो 9p1 इंटू 9p8। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, तो 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 1 होता है 8 फैक्टोरियल। अब हम ना और माइनस करके नहीं दिखा रहे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया, उसमें तो मैंने हर जगह पे तुम लोगों को 9 माइनस 1 ये पूरा फॉर्मूला करके ही दिखाया। अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इतना तो याद हो ही गया होगा, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। डायरेक्टली 9 माइनस 1 8 फैक्टोरियल मैंने लिख लिया, तुम लोग भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 9 माइनस 8 ये 1 फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन में 9 इंटू इसको हम 8 फैक्टोरियल तक रखते हैं, ये 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, यहाँ पर 9 फैक्टोरियल और ये नीचे 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, यानी 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला सी, ठीक है। इसमें फैक्टोरियल का साइन इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो ये हम लोग का 13 नंबर वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, इसमें देखो क्या बोला है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men कैन बी अरेंज्ड इन ए रो सो दैट द पर्टिकुलर 3 men sit टुगेदर। बोल रहा है कि रो में 6 men यानी 6 मेल है, ठीक है, उनको क्या करना है, एक ही रो में हमें अरेंज करना है, लेकिन इस तरीके से अरेंज करना है ताकि 3 पर्टिकुलर जो मेन है वो हमेशा एक साथ ही बैठे। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, 3 फ्रेंड, मान लो 6 फ्रेंड को एक रो में जो है खड़ा करना है, लेकिन हमें ऐसे खड़ा करना है कि 3 फ्रेंड एक ही साथ हमेशा बैठे। यहाँ पर फ्रेंड की जगह मेन दिया है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन वाला क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कितने रेस्ट्रिक्शन है, मतलब नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन कितने पे आ रहा है। तो टोटल मेन है 6, ठीक है, उसमें से 3 और 3 अलग करना पड़ेगा। 3 जो है एक साथ ही हमेशा बैठने चाहिए, बैठना नहीं है उनको, जो है रो में लगना है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन ये 3 लोगों पे है, ये जो है बाकी 3 लोगों पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, बाकी 3 लोगों पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब अरेंजमेंट कैसे होगा, अगर हम लोग एक छोटा सा अरेंजमेंट यहाँ दिखाना चाहे, मान लो एक यहाँ पर है पर्सन, एक इधर है और एक इधर है, ये कौन से 3 पर्सन, ये इनका बात कर रहे हैं, और मिडिल में ये मैंने ये 3 पर्सन को कर दिया जो कि हमेशा एक साथ ही रहेंगे। या फिर ये 3 मान लो ये स्टार्टिंग में है, ऐसे भी चलेगा, ठीक है। ये 3 मान लो स्टार्टिंग में है और उसके बाद ये इधर बाकी 3 है, ये 3 एक साथ हो गए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये अलग भी हो सकते हैं। लेकिन ये 3 जो है, जो मैंने व्हाइट कलर से दिखाई, ये मानते हुए कि ये 3 रेस्ट्रिक्शन वाले पर्सन ये है और नॉन रेस्ट्रिक्टेड वाले, या फिर ऐसे भी चलेगा। ये देखो इधर हम लोगों ने कर लिया ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, ठीक है। गुड मॉर्निंग तनु। गुड मॉर्निंग मैम। और यहाँ पर ये देखो, ये व्हाइट कलर से ऐसे कर दिया मैंने,
जिसको मैंने रेस्ट्रिक्टेड वाला माना है, इस तरीके का अरेंजमेंट होना चाहिए। उसमें क्या होगा कि ये 3 हमेशा एक ही साथ रहेंगे, बाकी 3 कैसे भी जो है रो पे लग सकते हैं, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कितना सारा अरेंजमेंट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। मैंने तो 3 ही लिखा, 3 थोड़ी ना होगा, काफी ज्यादा होगा, वो हमें देखना पड़ेगा कितना होगा, देखते हैं। तो ये हम विजुअलाइज करना चाह रहे हैं कि इस तरीके का सिचुएशन होना चाहिए, ठीक है। ये नॉट रेस्ट्रिक्टेड वाले ये मैंने पीले कलर से कर दिए, ठीक है, और ये जो रेस्ट्रिक्टेड वाले हैं इनको मैंने व्हाइट कलर से कर दिया। ये 3 हमेशा एक ही जगह पे बैठेंगे। अब ये 3 का क्या है ना, ये अपने अंदर इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ऐसा हमें क्वेश्चन में तो बोला नहीं कि तीनों कैसे, मतलब मान लो ये है सपोज मेन 1, ये मेन 2 और ये है मेन 3, ठीक है। और ये लोग को हम नाम दे देते हैं मेन 4, मेन 5, मेन 6 ऐसे करके। अब ये 1 2 3 भी अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ 1 2 3 दिया, मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं। अब हम लोगों ने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या सीखा हुआ है, जो रेस्ट्रिक्शन है उसे हमें मानना है एक ग्रुप या एक यूनिट। अगर तुम लोग को याद आता है, मैंने इसी तरीके से बोला था कि इसको एक ग्रुप या एक यूनिट मान लो, ठीक है। और जो नॉट रेस्ट्रिक्टेड है वो एज इट इज रहेगा। तो टोटल अरेंजमेंट हो गया 4, ठीक है। मैंने एक बार याद दिला दिया, और भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम पूछ लेंगे तुम लोगों से, ठीक है। तो ये टोटल अरेंजमेंट हो गया 4। अब 4 अरेंजमेंट मतलब कौन सा हो रहा है पता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर मैंने जो भी 3 अरेंजमेंट लिखा है उसके रेस्पेक्ट में हम बता रहे हैं कि टोटल 4 अरेंजमेंट का मतलब ये जो मैंने M4 M5 M6 किया है, इनको और ये सबको मिला के अरेंजमेंट करना है, क्योंकि इनको तो एक ही जगह पे बैठाना है। अब ये अपने अंदर एडजस्ट करके बैठ जाते हैं इधर उधर, ठीक है। तो ये 4 लोगों का अरेंजमेंट होगा 4p4 तरीके से, और ये 3 लोग अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं 3p3 तरीके से। ये तो हम लोग चाहे तो समझ ही सकते हैं। ये देखो इनका कैसे हो सकता है, M1 M2 M3 हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पर, M1 M3 M2, फिर M2 सामने आ गया, M3 M1, ऐसे करके 6 अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी हो, ये दोनों चीज एक साथ होना चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे। 4p4 4 फैक्टोरियल, 3p3 हम लोग का 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, जैसे कि मैंने बोला है, मुझे याद रहता है, तुम लोग भी याद करो, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म याद कर लोगे तो अच्छा ही होगा। 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, इस तरीके से 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। 6 into 24 ये हम लोग का हो जाता है 144, ठीक है। अब देखते हैं 144 आंसर में है कि नहीं। द नंबर ऑफ वेज, अच्छा यहाँ पर ना हम लोग को आंसर कुछ अलग तरीके से दिया है। कैसे दिया है ये देखो, ऐसे दिया है 4p4 into 3p3, तो हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब जैसे ऑप्शन देगा ना, हमें थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा। ये आंसर में यही दिया हुआ, इसको सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। मैंने सॉल्व कर दिया क्योंकि हम लोग नॉर्मली सॉल्व भी कर रहे थे। अभी यहाँ पर ऐसे दिया है तो तुम लोग इस पे टिक कर दो। तो ध्यान से देखना भी है कि क्या आंसर हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन वाला कर लिया। अब रेस्ट्रिक्शन वाला और भी क्वेश्चन आएगा, अब हम तुम लोगों से ही पूछेंगे। देखो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, देयर आर 5 स्पीकर्स। स्पीकर्स मतलब जो कहीं पर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 15, 5 स्पीकर है, ठीक है। मैंने 5 स्पीकर बना लिया। तो यहाँ पर बोल रहा है 5 स्पीकर का नाम दिया है ABCD&E, ठीक है। तो हम भी इस पे नाम लिख देते हैं। एक का नाम ABCD और E, सभी का नाम मैंने लिख दिया। फिर बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच A will speak always before B। तो इनको क्या करना है, अपना जो है मतलब जो भी इनको बोलना है, तो कैसे होगा, जैसे एक के बाद एक होता है ना, तुम लोग देखते हो ना, मतलब कोई भी स्कूल में कॉलेज में जब भी कुछ फंक्शन वगैरह होता है, वहां भी स्पीकर होते हैं कि कुछ भाषण दे दिया, ठीक है। वैसे पॉलिटिकली भी देखोगे टीवी वगैरह में होते ही रहता है। तो किसके बाद कौन बोलेगा, तो यहाँ एक कंडीशन दिया है कि ए विल स्पीक ऑलवेज बिफोर बी, ठीक है। कोई कब भी बोले उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सी डी मतलब कौन आगे बोलेगा, जैसे एक शेड्यूल तो होता है ना, पहले मान लो ई को बोलना है, फिर मान लो सी को बोलना है, फिर मान लो डी को बोलना है, फिर बी को, फिर ए को। क्या ये चलेगा, देखो यहाँ पर बोला है कि कंडीशन क्या है, ए विल स्पीक ऑलवेज बिफोर बी, बी के पहले ही ए को बोलना है, मतलब ये शेड्यूलिंग नहीं चलेगा। ऐसे करके अगर हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए, कोई कब भी बोले। ई सी डी करना चाहते हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ए बी करो,
ठीक है, मतलब बी अगर बोलेगा तो उसके पहले ए को बोल लेना है, ये कंडीशन होना चाहिए। बाकी कोई कब भी बोले बी के पहले ये बोलना है, जब भी बी का टर्न आएगा उसके पहले हमारा ए का टर्न होना चाहिए। तो इसमें रेस्ट्रिक्शन लग गया है ना कि ए के पहले, बी के पहले ही ए जो है वो अपना जो है वो एज ए स्पीकर बोलेगा। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर देखो कैसे होगा, टोटल स्पीकर कितने हैं, टोटल स्पीकर हो गए हम लोग के 5। ठीक है, इसमें रेस्ट्रिक्शन कितना है, नॉट रेस्ट्रिक्टेड कितना है, बताओ तुम लोग बताओ। मैंने एक रेस्ट्रिक्शन वाला याद दिला दिया कैसे करके होता है, बोलो रेस्ट्रिक्टेड स्पीकर कौन कौन है, नॉट रेस्ट्रिक्टेड स्पीकर कौन कौन है। मैम ए बी रिस्ट्रिक्टेड है और सी डी ई नॉन रिस्ट्रिक्टेड है। हाँ, सीडीई नॉन रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब अगर नंबर में काउंट करें तो 3, और इन दोनों को कितना काउंट करेंगे, 1। 1। ठीक है, एक ग्रुप या एक यूनिट में हम लोग इसे 1 काउंट करेंगे, तो टोटल अरेंजमेंट हम लोग का कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। हाँ, टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा हम लोग का 4। ठीक है, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4p4 को हमें अरेंज करना है। क्या ए भी अपने अंदर इंटरचेंज करेगा, मतलब ए बोल लिया फिर बी, या फिर बी बोल लिया उसके बाद ए, क्या ये कंडीशन होगा, क्या ए भी अपने अंदर इंटरचेंज करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि ए बी अगर अपने अंदर इंटरचेंज कर लिया, ए बी हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग ए बी ऐसे भी अरेंज कर सकते शेड्यूल करके, बी ए भी कर सकते, बट ये नहीं चलेगा इस क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है ए विल ऑलवेज स्पीक बिफोर बी। तो ये तो ठीक है, बट ये तो कंडीशन को फिर जो है, मतलब कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ए भी अपने अंदर इंटरचेंज नहीं करेगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 4 होगा, क्योंकि अगर ये अपने अंदर इंटरचेंज कर लेता तो इसमें हम लोग का आंसर जो है, इसमें देखो जैसे अगर ये बोलता कि ए बी में इंटरचेंज हो सकता है, अगर ऐसा होता तो फिर देखो यहाँ पर हम लोग इसे 2p2 कर सकते हैं, लेकिन उससे तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। सोच के देखो ना, ए और बी, हाँ हो सकता है वैसे भी क्वेश्चन बन जाता है, ऐसे अगर बोल देता कि ए बी कोई भी आगे पीछे बोल लेंगे, लेकिन हमेशा ए बी जो है साथ ही बोलेंगे, ऐसा अगर होता, मतलब ए के बाद बी या बी के बाद ए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमें बोला है नहीं, ऐसा नहीं, ऑलवेज ए पहले उसके बाद बी। तो इसका मतलब ये अपने अंदर इंटरचेंज नहीं करेंगे। तो 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल, आंसर 24 हो जाएगा। मतलब हम लोग का अरेंजमेंट कैसा हो सकता है, अगर हम यहाँ पर एक दो अरेंजमेंट लिखना चाहे तो ऐसा हो सकता है, देखो पहले ए फिर बी फिर सी डी ई, ये हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है, यहां पर लिख दिया मैंने, ये देखो यहां पर लिख दिया मैंने सी, ठीक है, फिर ए फिर बी फिर डी फिर ई, ये चलेगा। जैसे भी हो हमेशा ए के बाद ही बी बोलेगा, चाहे कहीं पर भी बोले। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, सी ए बी ई डी, ये भी हो सकता है। अच्छा, डी ए बी सी ई, ये भी हो सकता है। अच्छा, ए बी का पोजीशन चेंज भी होगा, इसीलिए तो 24 है, उतना तो लिख नहीं सकेंगे, 1 2 3 4 ही मैंने दिखाया, अभी भी 20 अरेंजमेंट। अब देखो जैसे मैंने यहाँ ई लिख दिया, ए बी, और यहाँ पर हो जाएगा डी ई, ऐसे करके हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, यहाँ पर हो गया ई, यहाँ पर लिख दिया मैंने डी। अच्छा, ये सी होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर सी लिख दिया, यहाँ पर ए बी लिख दिया, ऐसे करके हम लोग का 24 अरेंजमेंट हो सकता है रेस्ट्रिक्शन के साथ। इसीलिए देखो अरेंजमेंट 4 ही लोगों का करना है, 1 2 3 4, क्योंकि इनका तो पता है पहले ए उसके बाद बी, तो हमें 4 लोगों का अरेंजमेंट करना है, क्योंकि बाकी लोगों का ही पोजीशन चेंज होगा, इनका तो इकट्ठा रहेगा। ठीक है, तो आंसर हम लोग का 24। अब पहले ऑप्शन भी देख ले 24 है कि नहीं, हाँ है, ऑप्शन ए 15 का हम लोग का आंसर 24 हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसमें क्या बोला है, देयर आर 10 ट्रेन्स प्लेइंग बिटवीन कैलकाटा एंड दिल्ली, मतलब कैलकाटा और दिल्ली के बीच में जो है 10 ट्रेन चलता है। अच्छा, द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन गो फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली एंड रिटर्न बाय ए डिफरेंट ट्रेन। बोल रहा है कि ऐसा कितना सारा सिचुएशन हो सकता है कि कोई एक पर्सन कैलकाटा से दिल्ली चले गए और रिटर्न आए एक अलग ट्रेन से। मतलब हम बताते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो ये हो गया कैलकाटा, यहाँ कैलकाटा है तो लिख देते हैं, वैसे तो अभी कोलकाता हो गया, जो भी हो, तो ये दिल्ली। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है 10 ट्रेन जो है, इस बीच 10 ट्रेन चलता है, कैलकाटा से दिल्ली, दिल्ली से कैलकाटा, ऐसे कितने सारे ट्रेन चलते हैं, टोटल ट्रेन 10।
ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन गो फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, कैलकाटा से दिल्ली जाना है किसी एक पर्सन को, ठीक है, एंड रिटर्न बाय ए डिफरेंट ट्रेन, और एक दूसरे ट्रेन से रिटर्न भी आना है। मतलब पूरा कंप्लीट जर्नी हमें बताना है वो कितने तरीके से कर सकता है, मतलब कौन से ट्रेन से आ सकते हैं, कौन से ट्रेन से जा सकते हैं, ऐसा अगर वो अपना शेड्यूलिंग करे तो टोटल कितने सारे उनके पास ऑप्शन होंगे इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। मैम 90। 90, हाँ, मतलब यहाँ पर हो जाएगा, देखो इनके पास टोटल 10 ट्रेन है, 10 में से उन्हें कितना ट्रेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर उन्हें कैलकाटा से दिल्ली जाना है फिर दिल्ली से कैलकाटा लौट के भी आना है तो उनको कितना ट्रेन चाहिए। 10 ट्रेन अवेलेबल है, एक ही ट्रेन से जाएगा। हाँ लेकिन आएगा भी तो आर कितना होना चाहिए। 9 ऑप्शंस अवेलेबल है आने के टाइम में। हाँ, आने के टाइम में 9 ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन आर का मतलब क्या है, 10 में से कोई भी 2 ट्रेन चूज करना है। तुम लोग ही सोचो, अगर कोलकाता से दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, तुम लोग सोच रहे हो हम लोग ये ट्रेन से जाएंगे वो ट्रेन से आएंगे, ठीक है, तो मुझे एक चीज बता, मान लो राजधानी से जाओगे और जो है दुरंतो से आओगे, ठीक है, तो तुम लोगों ने कितने ट्रेन का शेड्यूलिंग किया, एट ए टाइम में 2 ट्रेन का सोचा, दिमाग में 2 ट्रेन रखना है हमें, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है कि आने के टाइम लेकिन अलग ट्रेन से आ रहे हैं। मतलब अगर जा रहे हैं राजधानी से तो आ रहे हैं दुरंतो से, या दुरंतो से जा रहे हैं तो मतलब ऐसा नहीं राजधानी में गए राजधानी में ही आए, बोल रहा है कि अलग ट्रेन से आना है। तो जब भी हम लोग टिकट बुक करेंगे तो कितने ट्रेन का करना पड़ेगा, उतना ही होगा ना आर का वैल्यू। बोलो आर का 2 होगा, 10p2, 2 ट्रेन हमें सोचना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हो गया 10 फैक्टोरियल, 10 और 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, तो 10 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर हो गया 90 ऑप्शंस है इनके पास, 90 तरह से वो अपना शेड्यूल बना सकते हैं। मतलब कैसे होगा देखो, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 और T10, इतने सारे ट्रेन हैं। अब ट्रेन का नाम होगा, मैंने T1 T2 लिख दिया। अब देखो कोई ऐसे कर सकते हैं, हम T1 से जाएंगे T2 से आएंगे, या T2 से जाएंगे T1 से आएंगे, ऐसे कर सकते हैं। मतलब ये मान लो ये हो गया आउटवर्ड जर्नी, ये हो गया हम लोग का जो है रिटर्न जर्नी। आउटवर्ड मतलब जा रहे हैं, यहां से जा रहे हैं दिल्ली, तो आउटवर्ड रिटर्न इस तरीके से, या फिर ऐसे सोच सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हो T1 T3 और यहाँ पर हो गया T3 T1, ऐसे ऑपोजिट, ऐसे करके 90 होगा। 90 ऑप्शंस तो लिख पाना पॉसिबल नहीं है, तो 90 ऑप्शंस कैसे हो रहा है वो भी तो समझना पड़ेगा। 90 ऑप्शंस हम लोग का इस तरीके से होगा। क्या करना है, हमें देखना है हमारे पास कितने टोटल ट्रेन अवेलेबल, उसमें से कोई भी 2 ट्रेन का हमें टिकट बुक करना पड़ेगा। सोचो ना, जाने के टाइम पे क्या करेंगे हम लोग, 2 ट्रेन का टिकट बुक करेंगे, कोई भी 2 ट्रेन, क्योंकि हमें सेम ट्रेन से आना जाना नहीं करना है। अगर वैसा होता तो हम लोग इसको 1 भी कर सकते थे, कोई भी एक ट्रेन सिलेक्ट करना है, उसी में आना है, उसी में जाना है। तो यहाँ पर अलग ट्रेन है, तो 10p2 हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो गया 90 ऑप्शन है हम लोग के पास। तो यहाँ पर हो गया बी, ऑप्शन बी, 16 का आंसर हो गया हम लोग का ऑप्शन बी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 स्वेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 persons of different ages so that the largest sweat always goes to be younger, assuming that each one of the of then नहीं देम होगा ये, ठीक है, गेट से स्वेट इज, स्वेट मतलब वही ठंडे का जो कपड़ा होता है, ठीक है, गर्म कपड़ा। बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से हम लोग 8 स्वेट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, जो अलग अलग साइज का है। जितने भी हम लोगों ने स्वेटर लिए हुए हैं, स्वेट जो होता है वो सभी अलग साइज का है, ठीक है, जितने भी स्वेट लिए हुए हैं वो सब हम लोग का ऐसे अलग अलग साइज का है, ठीक है। दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 पर्सन, जो हमें 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारे पास 8 अलग अलग स्वेटर्स है जो हमें 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो 8 लोगों का एज भी अलग अलग है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन रखा है कि जो सबसे लार्जेस्ट स्वेट है वो सबसे छोटे को जाएगा, जो जिनका एज सबसे कम होगा, यंगर को जाएगा, एंड सभी को एक एक स्वेट जरूर मिलेगा। दैट ईच वन ऑफ देम गेट्स ए स्वेट इज, हर एक पर्सन को एक स्वेट मिलेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि जिनका एज सबसे कम है उन्हें सबसे बड़ा वाला स्वेट मिलेगा, ठीक है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, मान लो 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8, ठीक है। ये मान लो यंगर है, इनका एज सबसे कम है, तो हम लोगों ने जो स्वेटर लेके हम लोग गए, जो भी डिस्ट्रीब्यूट करे, वो जब स्वेटर लेके जाएंगे तो उनका दिमाग में यही चलेगा कि सबसे बड़ा वाला जो स्वेट है, मान लो सबसे बड़ा वाला जो स्वेट है वो किसको जाएगा, वो इनको जाएगा, ठीक है। अब स्वेट जो है ड्रेस मतलब ऐसे भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, जो भी हो, तो ये स्वेट जो है सबसे बड़ा वाला इनको जाएगा, ठीक है, ये फिक्स्ड हो गया। तो इसका मतलब बाकी जो 7 स्वेट्स बचा, यहाँ पर बाकी कितना बचा, 7, ठीक है। टोटल स्वेट्स कितना था, स्वेट्स भी था 8, यहाँ पर स्वेट्स भी था 8, 8 में से अगर एक हम लोगों ने इनको दे दिया, ठीक है, तो बचा कितना, ये बता सकते हो, रिमेनिंग कितना है। मैम 7। रिमेनिंग स्वेट्स 7 हो जाएगा, 8 में से एक सबसे छोटे वाले को दे दिया गया, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 7 हमें इन 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, किसी को भी कुछ दे दिया जा सकता है, क्योंकि हमें बोला नहीं कि कोई रेस्ट्रिक्शन है। तो बोलो ये 7 स्वेट्स है, 7 स्वेट्स हमें 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी n का वैल्यू भी 7 और r का वैल्यू भी 7, n मतलब नंबर ऑफ स्वेट्स जो कि हमें इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, 7p7 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक स्वेट इनको चला गया, वो कितने तरीके से जा सकता है, एक पर्टिकुलर स्वेट जो कि फिक्स्ड है, मुझे इनको ही देना है, वो एक ही तरीके से जा सकता है। उसमें हम लोग इसका अरेंजमेंट ऐसे कर सकते हैं, 1p1 1p1 तो 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 ही होगा, चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। ये देखो, ये यंगर को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका एक ही होगा, क्योंकि मुझे पता है यही वाला उठा के इसको देना है, तो 1p1 एक ही तरीका है, भाई ये ले लो, सबसे बड़ा वाला सिलेक्ट करो और इसको दे दो, तो 1p1 एक ही तरीका है। अब इनको कैसे दे सकते हैं, बाकी बचा हुआ जो भी 7 स्वेट्स है उसमें से किसी को भी कोई भी दिया जा सकता है, तो इसमें अरेंजमेंट का तरीका 7p7 यानी कि 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब ये दोनों अरेंजमेंट एक साथ होना चाहिए, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 7 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब ये 1 वाला केस लिखो या ना लिखो, उससे हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 7 फैक्टोरियल कितना आंसर आएगा, देखो 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है, ठीक है, 5 के बाद 6 और 7, तो इसका मतलब 5040, ये हो जाएगा 17 का आंसर 5040, यानी कि ऑप्शन बी। देखो समझ में आया कि नहीं, कैसे करके होगा ये 1p1, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे पता है ये आइटम उठा के इन्हीं को देना है, तो हम कितने तरीके से दे सकते हैं। मेरे पास इनको देने के लिए दो कोई आइटम तो नहीं है कि हाँ हम ये ड्रेस, जैसे देखो हमारे यहाँ पर बना लेते, चलो ठीक है, यहाँ पर तो मेरे पास ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं है कि हम इनको ये वाला दें कि ये वाला दें, मुझे यही वाला देना है क्योंकि ये बिगर वाला है, ठीक है, बोला ही है सबसे बड़ा वाला स्वेट इनको देना है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि परम्यूटेशन तो मैं ऑप्शन ही बताता है ना, कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ऐसे करें या वैसे करें, ठीक है। तो यहाँ एक ही तरीका है, जब बड़ा वाला ही इनको देना है, और बाकी 7 लोगों में 7 चीज हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, तो उसका कितना सारा ऑप्शन होगा, देखो जो करेगा वो तो एक ही ऑप्शन लेगा, लेकिन कितना सारा ऑप्शन हो सकता है, वही परम्यूटेशन है, तो 5040 ऑप्शंस हो सकता है, ठीक है। ये आंसर आया हम लोग का बी, ऑप्शन बी आ गया। अच्छा अब देखो 18 नंबर, इसमें क्या बोला है, इसमें बोल रहा है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे बी अरेंज सो दैट द वर्ड्स दस फॉर्म्ड बिगिन विथ एम एंड डू नॉट एंड विथ एन। क्या बोल रहा है कि ये जो वर्ड है, वर्ड क्या है, मंडे, इसको हमें अरेंज करना है, इसके लेटर्स को, ठीक है, इसके लेटर्स को अरेंज करना है। लेटर क्या है, एक एम है, ओ है, एन है, डी है, ए है, वाई है। हमें ऐसे अरेंज करना है कि जितने भी वर्ड बनेंगे, अरेंज करने के बाद जो भी अलग अलग वर्ड बनेंगे वो हमेशा, ये देखो, बिगिन विथ एम होना चाहिए, बट एन से खत्म नहीं होना चाहिए। मतलब हम यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं, ये लोग बोलना क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन में, देखो ये लोग बोल रहे हैं कि मंडे है वर्ड, ठीक है। अच्छा इसमें जो भी लेटर है, तो लेटर क्या क्या है, एम कॉमा ओ कॉमा एन कॉमा डी कॉमा ए कॉमा वाई। जब हम कॉमा कॉमा लिख देते हैं तो ये इंडिविजुअली लेटर हो गया, एक साथ लिखेंगे तो मंडे यानी सोमवार, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन परमुटेशन में हमें मतलब जो है मीनिंग से कुछ लेना देना नहीं है, हमें मंडे को फिर से अरेंज करना है। तो हमें कितने सारे लेटर को अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6 लेटर को अरेंज करना है। तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन कंडीशन क्या दिया है कि
यहाँ पर हम लोग हमेशा एम ही लिखेंगे, कुछ और नहीं। हम लोग अरेंज करके ये लेटर को यूज करके जो भी वर्ड बनाएंगे, इस लेटर को यूज करके, इन लेटर को यूज करके जो भी वर्ड क्यों ना बनाए, उसमें सारे वर्ड का स्टार्टिंग जो है वो लेटर एम ही होना चाहिए। ऐसा कहीं बोला है? बिल्कुल बोला है। ये देखो, दैट द वर्ड्स thus formed begin with m, m से ही बनना चाहिए, एंड डू नॉट एंड विथ n। अब यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ एंड में n जो है ये नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है। ऐसे वर्ड कितने सारे बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि पीछे n नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हमें बोला है ना कि हमें नहीं चाहिए। हमें बोला है हमें वो सारे वर्ड बता दो, कितना सारा बन सकता है जिसके पीछे n नहीं होगा लेकिन स्टार्टिंग में m होगा। बाकी मिडिल में कोई रेस्ट्रिक्शन हमें नहीं दिया है, ठीक है। तो जब हम लोग ये प्लेस को फुलफिल करेंगे तो हमारे पास n कितना होगा और r कितना होगा। n मतलब कितने सारे हमारे पास यहाँ पर लेटर अवेलेबल है, उसमें से हमें कितना सिलेक्ट करना है, बोलो। अगर मुझे यहाँ m ही लिखना है तो मुझे कितने सारे यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे और उसमें से कितना सिलेक्ट करना है। अभी अभी हम लोगों ने जो स्वेट वाला क्वेश्चन किया उसमें यंगर बच्चे को जो सबसे बड़ा वाला स्वेट दिया उसके हिसाब से है, बोल सकते हो, ट्राई करके देख। मैम N7 होगा। अच्छा, N6 होगा। 6 मैम 6। 6 और R 2 2। नहीं, थोड़ा गलत हो रहा है, थोड़ा सा सोच के देखो। अगर मुझे यहाँ एम ही लिखना है तो मेरे पास यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस होगा, क्या क्या लेटर लिख सकते हैं। मुझे यहाँ सिर्फ एम लिखना है तो हम एम ही लेंगे। क्या ये सब हम यहाँ पर लिखेंगे? सोच के देखो, फिर बताओ मुझे। थोड़ा सा गलत हुआ है, फिर से सोचो और बताओ। मुझे ये स्टार्टिंग में सिर्फ एम ही लिखना है तो मेरे पास यहाँ पर एन का मतलब क्या है, कितने सारे ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है कोई एक प्लेस को फुलफिल करने के लिए। तो मुझे यहाँ पर क्या क्या लिखने के लिए परमिशन है, थोड़ा सा सोच के बताओ। हाँ रिमा बोलो। R1 होगा। हाँ, R1 होगा। और एन? R1 सही बात। और बोलो एन? N5 होगा। 5 क्यों होगा? 5 में क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 बोल रहे हो तो ये सोच रहे हो तो ये आ जाएगा। हाँ हाँ। लेकिन मुझे बोलो, क्या मुझे यहाँ पर ONDAY कोई भी लिखने के लिए परमिशन है या नहीं है? एक बार सोचो। क्वेश्चन में बोला है ना मुझे सिर्फ सामने एम ही लिखना है, कुछ और नहीं लिखना है। तो क्या ये 5 हम लोग लेंगे या 5 हम लोग नहीं लेंगे, ये सोचो। हम हिंट्स तो दे रहे हैं, तुम लोग थोड़ा सा सोचो ना। हम लोग को यहाँ ये 5 लेना है क्या? यस, ये सिर्फ एम लेना है, क्योंकि क्वेश्चन तो बोला है सिर्फ एम लेना है। तो जितना ऑप्शन है उतना ही तो एन होगा ना। तो एन का वैल्यू क्या होगा? अरे बोलो, ठीक तो हो रहा है, धीरे धीरे ट्राई करके बोलो कि यहाँ एन का वैल्यू क्या होगा। एन का मतलब जितने सारे नंबर में से जितना सिलेक्ट करना है। तो यहाँ एम में से एम नहीं क्या वैल्यू? सिलेक्ट करना है। हाँ बोलो। n का वैल्यू 6 होगा। 6 होगा। 6 में क्या क्या आएगा? MONDAY सब होगा। सब होगा। तब तो अगर ये सब होगा तो इसमें से हम लोग कोई भी तो लिख सकते हैं। एम भी लिख सकते हैं, ओ भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, डी भी, ए भी, वाई भी। लेकिन क्या वो परमिशन है? वही तो हम बोल रहे हैं। परमिशन तो m का ही है। हाँ, तो फिर यहाँ पर एन क्या होगा, वही तो हम लोग को समझा रहे हैं। एक बार सोचो ना फिर से। अच्छा, ऐसा है क्या कि एन का वैल्यू मेरा कम होगा तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा? तुम लोग जो है जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो। तुम लोग ये मत सोचो कि एन का वैल्यू कम ज्यादा नहीं हो सकता, ऐसा मत सोचो।
यहाँ पर अगर मुझे यहाँ देखो ना, अभी तो मैंने देखो तुम लोग को और एक हिंट्स भी दिया मैंने, एक ही बड़ा वाला स्वेट है जो कि एक ही लोग को हम दे सकते हैं, तो 1p1 हो गया, तो इसमें n भी 1 और r भी तो 1 हुआ ना, तो ऐसा तो हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा n जो है वो r से बड़ा या r के बराबर हो सकता है। तो मुझे अगर यहाँ पर सिर्फ m लिखना ही परमिशन है, तो मुझे, तुम लोग बोल रहे हो कि ये सब में से बोल रहे हो या फिर तुम लोग बोल रहे हो ये सब में से, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अगर ये सब में से मुझे कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है तो उसमें तो ओ भी आ जाएगा, एन टी ए भी वाई भी आ जाएगा, मुझे तो ये लेना ही नहीं है। तो ये फर्स्ट प्लेस को फुलफिल करने के लिए मेरे पास कितना लेटर अवेलेबल है? 1 लेटर। 1 लेटर, वही तो देखो ना, इसके साथ बराबर नहीं हुआ, देखो हम बार बार यही तो बोल रहे थे, एक ही बड़ा वाला स्वेट है, एक ही यंगर है, उन्हीं को देना, सब में से छोटा, तो सब में से छोटा तो कोई एक ही जन होगा ना, 2 जन तो नहीं होगा, हमें तो बोला नहीं है कि इन लोगों में 2 ऐसे पर्सन है जिनका एज एक ही जैसा है, तो सब में छोटा एक ही है, सबसे बड़ा स्वेट एक ही है, तो एक बड़ा स्वेट एक ही जन को देना है, तो 1p1, ठीक है। सेम तरीके से मुझे स्टार्टिंग में तो सिर्फ एम ही लिखने का परमिशन है, तो एम मतलब यहाँ पर क्या लिखना है, हमेशा एम ही लिखना है, वो हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, एक ही तरीके से, इसमें ऑप्शन क्या है, कुछ भी नहीं, जब भी लिखना है जो भी वर्ड बनाओगे सामने एम लिख देना, तो हो गया 1p1, ठीक है, यानी कि 1 फैक्टोरियल। तो जो भी हो इसको हम लोग बाद में फैक्टोरियल कर लेंगे, ये मैंने बता दिया। अब अगर पीछे n नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, फिर से सोचो, गलत होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जो भी जिसको आंसर जैसा लगता है वो दो, लेकिन एक बार मेरा बात सुनो कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम लोग n नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग n नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर n लिखोगे नहीं, ये दिमाग से हटा दो। लेकिन मुझे एक बताओ कि क्या है, यहाँ एम लिख सकते हैं, एम तो नहीं लिख सकते, ये तो मुझे क्वेश्चन बता दिया कि यहाँ एन मत लिखो, क्या हम यहाँ पर एम लिख पाएंगे, ये बताओ। एम भी नहीं लिख सकती उधर, क्योंकि एम फर्स्ट पे आ गया। हाँ, एम यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं, बोला तो नहीं है, लेकिन हमें ये सोच लेना है कि एम यहाँ लिख ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि एम से ही अगर शुरुआत वाला वर्ड चाहिए तो एम तो यहाँ पर आएगा नहीं, फिर इसका मतलब पीछे एम तो नहीं आएगा, ये तो मुझे क्वेश्चन ही बता रहा है, और एम भी नहीं आएगा, वो हमें खुद से समझ लेना है। तो क्या क्या आ सकता है यहाँ पीछे, क्या क्या आ सकता है, बोलो कौन सा लेटर लिख सकते हैं, हाँ बोलो। डी ए ONDAY आ सकता है, ODAY। हाँ, ओ डी ए वाई, मैंने डी ए वाई ओ लिख दिया, एक ही बात है, ये आ सकता है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब इसमें से कोई भी आ सकता है, कोई इश्यूज नहीं है, तो एन कितना होगा और आर कितना होगा, ये प्लेस को फुलफिल करने के लिए मेरे पास जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है वही मेरा एन होता है, यानी 4, ठीक है। इसमें से मुझे क्या 4 लेना है या 3 या 2 या 1, वही मेरा आर होगा, तो तुम लोग बताओ कि यहाँ मुझे कितना लेना है, बताओ। R4 होगा। R4 होगा, यहाँ हम 4 लेटर लिख सकेंगे एक साथ, सोच के देखो, मुझे तो, मैंने तो सिर्फ ये वाला लिया है ना, मैंने तो यहाँ लाइन लगा दिया है, 4 मतलब हम लोग इसी एक प्लेस में डी ए वाई को लिखने, हाँ बोलो कितना होगा, R1 बोलो। होगा। हाँ, R1 होगा ना। देखो तुम लोग का यहाँ पर ही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, सभी का किसी ना किसी तरीके से, इसीलिए तुम लोग एक बार जरूर प्रैक्टिस करो, जो हम लोग कर चुके हैं ना ऐसा क्वेश्चन, एक बार जरूर प्रैक्टिस करो, और कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे बोलो, ठीक है। अभी हम बोलेंगे ना तो तुम लोग को समझ में आ जाता है, मुझे पता है तुम लोग आंसर भी दे लेते हो, थोड़ा गलत होता है, लेकिन बाद में अगर उसको थोड़ा सा रिकॉल करोगे ना, दिमाग में सेट करोगे तो समझ में आएगा। गलत क्या हो जा रहा है तुम लोग का, जब तुम लोग यहाँ 4 देख रहे हो, यहाँ 4 या 2 3 बोल दे रहे हो, बात ये नहीं है, बात ये देखो कि मुझे पीछे क्या लिखना है, पीछे मुझे डी ए वाई ओ में से कोई भी एक लिखना है, तुम लोग सोचो ना, तुम लोग को वर्ड रेडी करना है, ये इसका हम लोगों ने अरेंज कर लिया कि यहाँ कितना लिखना है। अब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर एम तो नहीं लिख सकते, ठीक है, एम भी नहीं लिख सकते, ओ डी ए वाई में से कोई भी एक लिखेंगे, लेकिन ये 4 में से कोई भी एक लिख सकते हैं, कोई भी एक का मतलब किसी एक वर्ड में डी लिख दिया, किसी में ए लिख दिया, किसी में वाई, किसी में वो, ऐसा करके अलग अलग वर्ड होगा ना, बहुत सारा वर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, अब कोई बात नहीं, अब फिर यहाँ पर वाला बताने का कोशिश करो, इसको हम लोग लिख लेंगे 4p1, मतलब ये 4 में से कोई भी एक लिख सकते, हुआ।
अच्छा, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक लेटर लिख दिया, सोचो यहाँ पर हम लोगों ने एक लेटर लिख दिया जो कि एम है, मुझे पता है। यहाँ पर हम लोगों ने DAYO में से कोई एक लिखा होगा। हम लोग सोचो एक वर्ड बना रहे, एक वर्ड बना रहे जैसा हमें बनाने के लिए बोला है, फिलहाल एक वर्ड बना रहे, तो हम लोगों ने यहाँ एम लिख दिया। यहाँ पर एन नहीं लिख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमें बोला है, तो मुझे बोलो एन कहाँ लिख सकेंगे, एन कहाँ लिख सकेंगे? एन हम लोग ये मिडिल में हमेशा लिख सकेंगे किसी भी एक जगह पे, ठीक है। अच्छा, DAYO में से कोई एक यहाँ पर आ जाएगा, तो बाकी कितना यहाँ पर आ सकता है? सपोज कि अगर यहाँ डी लिख दिया तो बाकी सब आ सकता है, यानी यहाँ पर फुलफिल करने के लिए एन कितना है और आर कितना है, ये बताओ। ये मिडिल जगह को फुलफिल करने के लिए एन कितना है, आर कितना है, ये बता सकते हो? देखो एक इधर चला गया फिक्स्ड, ये चारों में से सॉरी, ये चारों में से कोई एक इधर चला गया, ये चारों में से कोई एक इधर चला गया, ठीक है। तो दो लेटर फिक्स हो गया, इधर एक चला गया, इधर एक चला गया, तो बचा कितना? टोटल में से दो अगर दो जगह पे चला गया, उसका हमें पता है कौन कौन जाएगा, इधर एम जाएगा, इधर एन के अलावा और एम के अलावा कोई भी आ सकता है। तो हमारे पास और कितना लेटर बचा है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं इस जगह को फुलफिल करने के लिए, ऐसा सोचो। हाँ, 4 बच रहा है, ठीक है, 4 बच रहा है, क्योंकि टोटल लेटर कितना था? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 में से तो 2 चला गया, इसमें से एक तो फिक्स्ड एम है, एक यहाँ पर फिक्स तो नहीं है, लेकिन एम एन नहीं आएगा, बाकी इसमें से कोई भी एक आएगा। तो मेरे पास और 4 ही लेटर बचा है जिसको यूज करके हम ये 4 जगह फुलफिल कर सकते हैं। तो 4 जगह फुलफिल करने के लिए मुझे एट ए टाइम कितना लेटर लेना पड़ेगा? 4 में से 4 ही लेना पड़ेगा, या 3 या 2 या 1, ये बताओ। मुझे 4 जगह को फुलफिल करने के लिए 4 में से कितने सारे लेटर लेने पड़ेंगे? मैम 4 ही लेना पड़ेगा। 4 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। मान लो तुम लोग के पास जो है 4 चॉकलेट है, तुम लोग के 4 फ्रेंड है, तो तुम लोग को वो 4 चॉकलेट ही तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर तुम लोग को 4 चॉकलेट मतलब फ्रेंड को चॉकलेट देना है, 4 चॉकलेट है, 4 फ्रेंड है, तो 4 ही लेना पड़ेगा, 4 ही देना पड़ेगा ना। तो ये हो गया 4P4। तो यहाँ पर 1P1, ये पूरे कंडीशन एक साथ होने चाहिए, तब तो ये पूरा लेटर को यूज करके वर्ड बनेगा। 1P1 4P4 और यहाँ पर हो गया हम लोग का 4P1। 1P1 का मतलब 1 फैक्टोरियल, 4P4 4 फैक्टोरियल, 4P1 का मतलब यहाँ पर ये वाला हो गया, ठीक है। तो 124 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 96, ठीक है। ये हम लोग का आंसर आ गया 96। तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा 96 यानी हाँ, चलो ऑप्शन देख लेते हैं, सी, ठीक है। 18 का हम लोग का सी हो गया। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा? हम लोग को मंडे जो वर्ड था उससे हमें अलग अलग लेटर बना सॉरी अलग अलग वर्ड बना के देना है, लेकिन इसमें कंडीशन डाल दिया। क्या बोला? स्टार्टिंग में ए में लिखो, कुछ और मत लिखो। तो एक ही प्लेस है स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग वाला प्लेस यहाँ एम में लिखना है। इसको हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं? एक ही तरीके से लिख सकते हैं, इसका तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि एम की जगह कुछ और लिखते, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब पीछे एन और एन नहीं लिख सकते, तो एम भी तो नहीं लिख सकते। एम अगर स्टार्टिंग में आएगा तो वो पीछे कैसे जाएगा? रिपीट तो हो नहीं रहा है कि इधर भी एम इधर भी एम लिख दे। तो पीछे एक ही जगह है जिसको फुलफिल करने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई भी एक हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, तो 4P1 हो जाएगा। और मिडिल में जो 4 जगह है उसे फुलफिल करने के लिए मेरे पास लेटर बचा, ये दोनों जगह को लेटर मतलब प्रोवाइड होने के बाद 4 में से मुझे 4 ही लेना है 4 जगह को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो मेरा आंसर हो जा रहा है 96, जो कि लिख के तो नहीं दिखा सकते हैं, तुम लोग भी नहीं लिख पाओगे। 96 जो है ऐसा वर्ड लिख पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई भी एक लिख सकते हो, जैसे हम एम लिख दिया। मंडे खुद ही वो वाला वर्ड है, ये देखो, मंडे खुद ही वो वाला वर्ड है जिसका स्टार्टिंग एम है, एंड में एन नहीं है। या फिर कुछ और लिख दो, जैसे एम एन OADY, ऐसे इस तरीके से अलग अलग वर्ड होता जाएगा। टोटल 96। बस ध्यान ये रखना है, आगे एम रहेगा, पीछे एन नहीं रहेगा, एन मिडिल में रहेगा, और पीछे बाकी कुछ भी आ सकता है। अच्छा, अब 19 नंबर वाला देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6
plus sign and 4 minus sign, ठीक है, can be arranged in a line such that no two minus sign occur together। बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है कि 6 हम लोग के पास प्लस साइन है। चलो हम पहले क्वेश्चन यहाँ पर लिख के बताते हैं। ऐसे 6 प्लस साइन है, प्लस साइन है हम लोग का 6, ठीक है, और बोल रहा है माइनस साइन जो है वो है 4, माइनस साइन जो है वो है हम लोग का 4। इसको हमें अरेंज करना है इन ए लाइन, मतलब लाइन में जो है साइन को हमें लिख के दिखाना है। तो बोल रहा है कि कोई भी 2 माइनस साइन एक साथ ना आए, इस तरीके से हमें अरेंज करना है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट दिन देखा था ना कि ब्रदर सिस्टर जो है फोटो लेना चाहते हैं, लेकिन कोई भी 2 सिस्टर एक साथ ना आए या फिर ब्रदर एक साथ ना आए, ऐसा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था। तो देखते हैं कैसे लिखने से ये पॉसिबल होगा। ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर 6 प्लस साइन लिख लिया, ऐसे थोड़ा जगह गैप रख के, ये हो गया, ठीक है। हमें क्या 2 साइन एक साथ नहीं आना चाहिए, बोल रहा है कि माइनस साइन एक साथ नहीं आना चाहिए। तो हम लोग माइनस साइन को कहाँ लिख सकते हैं, माइनस साइन 4 है तो हम लोग माइनस साइन को यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। हम लोग के पास 4 ही है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। यहाँ एक माइनस साइन लिख सकते हो, एरो से दिखा रहे हैं, यहाँ लिख सकते हो, 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 कहीं इसमें से कहीं पर भी हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन। अगर ऐसे करके हम लोग अरेंज करेंगे तो हमारा कोई भी 2 माइनस साइन एक साथ नहीं होगा। देखो एक साथ तभी नहीं होगा जब माइनस साइन के राइट लेफ्ट में प्लस साइन होगा, ठीक है, या फिर वो कॉर्नर में होगा। जैसे देखो यहाँ लिखेंगे तो कॉर्नर में होगा, और ये देखो यहाँ लिख रहे हैं तो आसपास प्लस साइन है, तो आसपास प्लस है तो -2 एक साथ होने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास इतने सारे प्लेसेस अवेलेबल हो रहा है। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि 6 प्लस साइन हम लोग किस तरीके से जो है लिख सकते हैं। तो ये देखो n हो गया 6 प्लस साइन को लिखने के लिए हमारे पास प्लेसेस कितने, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस है। तो ये हो गया 6p6, ठीक है, ये प्लस साइन वाला। अच्छा, माइनस साइन का देखो, माइनस साइन का क्या हो जाएगा, माइनस साइन में n का वैल्यू 4 है, ये मैंने प्लस साइन वाला बोला, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, ये प्लस साइन के लिए मैंने बोला, ठीक है। प्लस साइन का अरेंजमेंट कितना होगा, 6 प्लस साइन है, 6 जगह ही चाहिए, 6 प्लस साइन को 6 जगह में ही अरेंज करना पड़ेगा ना, उससे कम या ज्यादा में तो करने का जरूरत नहीं है। और जो 4 माइनस साइन है, ठीक है, माइनस साइन जो हम लोग का 4 है उसको कैसे अरेंज करेंगे, माइनस साइन जो हम लोग का 4 है, तो यहाँ पर n 4 हो गया। और हमें प्लेसेस कितने चाहिए, हमें प्लेसेस कितने चाहिए वो देखो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने। ये देखो n कितना हो जाएगा, हम लोग को क्या करना है, 4 जो है माइनस साइन को, 4 माइनस साइन को हमें ये 6 में से किसी प्लेस में भी बैठाने से हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस है, 7 प्लेसेस, ठीक है। ये वाला कैसे हुआ, 6 माइनस साइन को 6 प्लेसेस में हमें पुट करना है, 6 माइनस सॉरी प्लस साइन को 6 प्लेसेस में पुट करना है। 4 माइनस साइन को कहाँ लिख सकते हैं, ये 7 में से कहीं पर भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि हम लोग का उसमें 2 माइनस साइन एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, n का वैल्यू 7, तो ये हो गया 7p4। अब ये दोनों कंडीशन हम लोग का एक साथ होना चाहिए, तो 6p6 इंटू 7p4, 6p6 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर ये देखो 6 5 4 3 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 3 कैंसिल आउट, 6 5 4 और यहाँ पर 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल मतलब 120 तो होता है, 5 फैक्टोरियल 6 और 7, तो ये आंसर आ रहा है 6,04,800, 6,04,800 ये आंसर आ रहा है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है आंसर में, 19 नंबर, 19 नंबर। अच्छा, ऐसे दिया हुआ है, कौन सा होगा, 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, हाँ ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। आंसर को कैलकुलेट नहीं किया, यहाँ ये जो प्रेजेंटेशन है इस प्रेजेंटेशन में आंसर रखा है। हम फिर से बताते हैं, देखो यहाँ पर n और r में
क्या क्या वैल्यूज, जैसे देखो यहाँ पर जब हम लोग n बोल रहे हैं मतलब लेटर को n बोल रहे हैं, ठीक है, और जितने प्लेसेस में उन्हें पुट करना है उसे r बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा चीज चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, 6 प्लस साइन को हमें पुट करना है ये 6 प्लेसेस में से कहीं पर भी एक, ठीक है, तो यहाँ n भी 6 r भी 6, ठीक है, हमें क्या करना है, एट ए टाइम 6 प्लस साइन को चूज करके 6 प्लेसेस में हमें उनको रखना है, ठीक है, ये प्लस साइन वाला बात हो गया। माइनस साइन का क्या है, एट ए टाइम हमें 4 माइनस साइन लेना है, ठीक है, एट ए टाइम हमें जो लेना है वही आर होता है, तो एट ए टाइम हमें 4 माइनस साइन लेना है, क्योंकि हमें प्लस माइनस को जो है मिला के अरेंज करके दिखाना है, बस कंडीशन इतना है कि 2 माइनस साइन एक साथ ना आए। तो हम लोगों ने देखा अगर 2 माइनस साइन एक साथ तभी नहीं आएगा अगर वो प्लस साइन के इधर उधर होगा, तो प्लस साइन के इधर उधर जगह मिल गया है हमें 1 2 3 4 5 6 7, यानी n का वैल्यू हो गया 7, तो ये 7 में से कोई भी 4 जगह पे 4 माइनस साइन लिख देंगे तो हम लोग का अरेंजमेंट जो निकल के आएगा वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है उसके तरह हो जाएगा, इसीलिए हम लोग का n का वैल्यू 7 हो गया। मतलब ऐसा हो सकता है, जैसे देखो यहाँ पर मैंने एक माइनस साइन दे दिया, ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस साइन दे दिया, फिर यहाँ पर मान लो फिर से प्लस साइन दिया, फिर मैंने यहाँ पर माइनस साइन यूज किया, फिर यहाँ पर मान लो प्लस साइन यूज किया, फिर यहाँ पर माइनस साइन यूज किया, फिर प्लस साइन यूज किया, फिर यहाँ पर माइनस यूज किया। मतलब मैंने कौन कौन सा प्लेस यूज किया, ये देखो ये प्लेस यूज किया, उसके बाद ये प्लेस यूज किया, उसके बाद ये और ये प्लेस यूज किया, ठीक है, तो मेरा 4 जो है माइनस साइन पुट हो गया, और एक भी माइनस साइन एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के साथ जो बोला है कि टुगेदर नहीं होना चाहिए, टुगेदर नहीं हो रहा है, ठीक है, बोला है ना कि साइन जो है टुगेदर नहीं होना चाहिए, तो टुगेदर नहीं हो रहा है, तो बाकी 6 प्लस साइन 1 2 3 4 5 और ये 6 ऐसा चलेगा। ऐसे करके कितना अरेंजमेंट हो सकता है, ऐसे करके हम लोग का अरेंजमेंट हो सकता है 6,04,800, जो कि लिख के दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, ये जस्ट मैंने एक अरेंजमेंट करके दिखाया, इस तरीके का अलग अलग 6,04,800 अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर n का वैल्यू क्यों 7 हुआ, आई होप कि अब समझ में आया होगा। हमें एट ए टाइम जो लेना है वही तो r होता है, तो एट ए टाइम हमें 4 माइनस साइन लेना है, लेकिन उसको पुट कहाँ करें, और ये सब में से कहीं पर भी एक जगह पुट कर सकते हैं, कहीं पर भी 4 जगह पे पुट कर सकते हैं, तो हमें 7 में से कोई भी 4 जगह पे इन्हें पुट करना है, ठीक है, क्योंकि 4 साइन है मेरे पास, तो 7 में से कोई भी 4 जगह पे, तो इसका आंसर हम लोग का इतना होगा, जबकि आंसर हमें इस तरीके से प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 19 नंबर। अब 20 नंबर देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड मोबाइल बी अरेंज्ड सो दैट कॉन्सोनेंट ऑलवेज ऑक्युपाई द ऑड प्लेस, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट दिन किया था। बोल रहा है कि हमें क्या करना है, मोबाइल जो वर्ड है इसमें जितने सारे लेटर है उन्हें ऐसे अरेंज करना है ताकि कॉन्सोनेंट हमेशा ऑड प्लेसेस को ऑक्युपाई करे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मोबाइल, इसमें वावल्स और कॉन्सोनेंट लिख लेते हैं, वावल्स कॉन्सोनेंट, अच्छा, एम कॉन्सोनेंट है, ओ वावल्स है, ठीक है, अच्छा, बी कॉन्सोनेंट है, आई वावल्स है, एम ओ बी आई, एल कॉन्सोनेंट है, ई वावल्स है, ठीक है। तो हम लोग का कितना सारा वावल्स हो गया, 3, कॉन्सोनेंट भी कितना हो गया, 3। कंडीशन क्या है, कॉन्सोनेंट को हमेशा ऑड प्लेस मिले, कॉन्सोनेंट जो है उन्हें ऑड प्लेस पे पुट करना है। ऑड और इवन कैसे पता करेंगे, प्लेसेस बनाओ पहले, एम ओ मतलब 6 प्लेसेस होगा, ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 6 प्लेसेस हो गया। अब ऑड कौन सा है, फर्स्ट प्लेस ऑड होगा, उसके बाद इवन होगा, क्यों, क्योंकि 1 है, 1 ऑड नंबर होता है, 2 इवन नंबर होता है, फिर 3 ऑड होता है, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, ठीक है। तो हम लोगों को बोल रहा है कि जितने भी कॉन्सोनेंट है उन्हें ऑड प्लेसेस पे पुट करो, ठीक है। तो अगर मुझे ये पूरे वर्ड को रेडी करना है, मतलब 6 लेटर का वर्ड को रेडी करना है, कंडीशन ये दे दिया है जो 3 मेरे पास कॉन्सोनेंट है उन्हें मुझे एट ए टाइम ही लेना पड़ेगा, मतलब आर का वैल्यू मेरा 3 होगा, ये 3 कॉन्सोनेंट को मुझे एक ही बार में लेना है, लेकिन मुझे उन्हें ऑड प्लेसेस में पुट करना है। तो बोलो मेरे पास ऑड प्लेसेस कितने सारे हैं, वही मेरा n का वैल्यू होगा। बताओ ऑड प्लेसेस कितना सारा है, देख के ही पता चल रहा है। मैम 3 ऑड प्लेसेस है।
3 ऑड प्लेसेस है, तो 3 जगह पे 3 कॉन्सोनेंट को कैसे अरेंज कर सकते हैं? 3p3 तरीके से, ठीक है। ये कौन सा अरेंजमेंट हो गया? कॉन्सोनेंट का, कॉन्सोनेंट, ठीक है। कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट कर दिया। 3 कॉन्सोनेंट एट ए टाइम लेना है, 3 प्लेसेस पे ही उन्हें अरेंज करना है क्योंकि ऑड प्लेस 3 है। अच्छा, अब हम लोग वावल्स का देखेंगे। अब वावल्स को भी तो मुझे अरेंज करना पड़ेगा और दोनों अरेंजमेंट एक साथ होगा तभी तो ये 6 लेटर वाला अलग अलग वर्ड बनेगा जिसमें कॉन्सोनेंट ऑड प्लेसेस पे रहेगा। अब मेरे पास वावल्स है 3, मुझे 3 वावल्स को ही एट ए टाइम लेना है तभी जाके मेरा 6 लेटर का वर्ड बनेगा, ठीक है। और मेरे पास ये वावल्स को पुट करने के लिए कितने सारे जगह अवेलेबल है? बोलो। 3 तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होगा। देखो कितने सारे जगह अवेलेबल होंगे। 3 प्लेसेस अवेलेबल है। हाँ, 3 प्लेसेस, क्योंकि देखो ऑड हम लोग के पास ना 3 ही था, ठीक है। तो 3 ऑड में तो ये 3 कैसे भी बैठ जाएंगे, ठीक है। तो बाकी हम लोग के पास तो 3 ही इवन बच रहा है, तो फिर 3 इवन में से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 3 ही इवन को चूज करना पड़ेगा। तो 3p3 हो गया। अब ये दोनों एक साथ होना चाहिए, तो 3p3 और 3p3, 3 फैक्टोरियल यानी 6 into 6 36। देखते हैं ऑप्शन 36 है कि नहीं। हाँ है, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, ये वाला हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो 5 persons आर सिटिंग इन ए राउंड टेबल। अच्छा, ये हम लोग का हो गया है सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन, ठीक है। 5 पर्सन आर सिटिंग इन ए राउंड टेबल इन सच ए वे। तो मैंने सर्कुलर परमुटेशन तो भी करवाया नहीं है, उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग का बाकी भी है। ये देखो 21 का बाकी है, और यहाँ पर तुम लोगों ने नोट डाउन किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बोला था करने के लिए। देखो मुझे जितना याद है ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है, ठीक है, और ये भी बाकी है। जितने भी राउंड टेबल वाले क्वेश्चन थे बाकी, बाकी डॉगमेटिक से हम लोग का पूरा कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे? सर्कुलर परमुटेशन तो सीखेंगे ही, उसके साथ साथ हम लोग और एक चीज भी सीखते हैं, दैट इज परमुटेशंस, जहां पर सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, उसमें कैसे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो ये 21 वाला कर लेंगे, आज ही कर लेंगे जब हम लोग सर्कुलर परमुटेशन करेंगे। तो यहाँ पर पहले देखो ये वाला पॉइंट सीख लेते हैं, परमुटेशन। तो तुम लोग भी ये लिख लो, परमुटेशन व्हेन all the objects are not distinct। अच्छा, अब डिस्टिंक्ट का मतलब, ऑब्जेक्ट का मतलब जो भी लिविंग या नॉन लिविंग एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को लेके सिलेक्ट करके हमें अरेंज करना पड़ता है, वही ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, अब देखो जैसे हमें एक वर्ड लेते हैं जिसमें हम लोग का डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, और एक वर्ड लेते हैं जिसमें हम लोग का डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मान लो रैट, ठीक है, तो ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब आर एक अलग लेटर, ए एक अलग लेटर, टी एक अलग लेटर, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग लिखते हैं, देखो यहाँ पर सी, सी मतलब देखना, ठीक है, वैसे हमें मीनिंग से कोई मतलब है नहीं, फिर भी सी का मतलब क्या होता है? देखना, एस डबल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है? ये है ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें क्या है? नॉट ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ये देखो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर कितने सारे लेटर है बोल सकते हो? यहाँ पर कितने सारे लेटर है? नंबर ऑफ लेटर बोलो, यहाँ कितने सारे लेटर है इस वर्ड में? रैट यानी चूहा, ठीक है, तो इसमें कितने सारे लेटर है बोलो? मैम 3 लेटेड है। 3, और यहाँ 2 2, ठीक है। 3 में क्या क्या है? ए है, आर है और टी है, और यहाँ 2 में क्या क्या है बोलो? कौन कौन से लेटर है? एस और ई, ठीक है। ई। हाँ, एस और ई। अच्छा, इसको अगर हम लोग अरेंज करें, ये जो रैट मैंने लिखा है इसको अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो कितने तरीके से कर सकते हैं? तो देखो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, आर ए टी, आर टी ए, टी आर ए, टी ए आर, ए टी आर, ए आर टी। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया? 6। टोटल अरेंजमेंट
6 हो गया। वैसे भी देखो n का वैल्यू यहाँ पर 3, 3 लेटर, 3 में से 3 को सिलेक्ट करके ही हमें अरेंज करना है, तो r भी 3 हो जाएगा, 3p3 यानी 3 फैक्टोरियल 6। ठीक है, मैंने फॉर्मूले से भी दिखाया, लिख के भी देख लिया, ये हम लोग को पता है। अभी तक तो हम लोग इसी पे क्वेश्चंस कर रहे थे अलग अलग टाइप का। ठीक है, अब नंबर ऑफ लेटर अगर मेरा एस और ई है, मुझे इससे अगर वर्ड बनाना है, ठीक है, मुझे एन क्या मिलेगा और जो है आर क्या मिलेगा वो सोचो, और मेरे पास क्या क्या वर्ड हो सकता है, पहले वर्ड बना लो तभी एन और आर समझ में आएगा। एस डबल ई से हम लोग क्या क्या वर्ड बना सकते हैं, बोलो, मतलब तुम लोग लिखो, देखो क्या क्या हो सकता है। एस ई ई ये एक है, और क्या हो जाएगा, ई एस ई, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ई ई एस। क्या और कुछ हो सकता है, बोलो, क्या और कुछ हो सकता है? और नहीं होगा। और नहीं होगा, यानी कितने अरेंजमेंट हो गए, टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया, 3। ठीक है, यहाँ पर जब हम लोग का 3 लेटर था तो टोटल अरेंजमेंट हुआ हम लोग का कितना, टोटल अरेंजमेंट हम लोग का हुआ 6। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का लेटर एक्चुअली 2 है, ठीक है, लेकिन हम लोग के पास एक लेटर तो रिपीट हम लोगों ने यूज किया है, तो अरेंजमेंट हम लोग का कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा, अब देखो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई का मतलब ई होता है। हाँ, हो सकता है किसी वर्ड का स्पेलिंग ऐसा है जिसमें हम लोगों ने ई को 2 बार यूज किया। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, देखो अगर मान लो हमें ऐसा लिखा हुआ रहता E1 E2, तो हम लोग का 6 अरेंजमेंट होता। कैसे, क्योंकि तब E1 E2 दो अलग अलग माना जाएगा, क्योंकि E1 अलग और E2 अलग। वैसे कोई E1 E2 लेटर नहीं होता है, हम जस्ट समझाने के लिए बोल रहे। तब हम लोग का क्या क्या अरेंजमेंट हो सकता है, ये देखो एस E1 E2, एस E2 E1, ठीक है, और क्या हो सकता है, E1 एस E2, E2 एस E1। अच्छा, और क्या हो सकता है, E1 एस E2। अच्छा, ये तो मैंने लिख दिया है, E1 एस E2 लिख दिया है, यहाँ 6 अरेंजमेंट होगा, 1 2 3 4। अच्छा, E1 E2 और एस, E2 E1 और एस। ठीक है, ये देखो अलग अलग अरेंजमेंट हुआ। ये देखो एस E1 E2, एस E2 E1, ऐसे करके हम लोग का कितना अरेंजमेंट हुआ, टोटल 6 अरेंजमेंट हुआ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल 6 अरेंजमेंट हुआ, जो कि हम लोग का ये रैट वाले अरेंजमेंट से मिलता जुलता है। ठीक है, मतलब एक ही जैसा कंसेप्ट में हो गया, क्योंकि हम लोगों ने ई को E1 E2 से दिखा दिया। अब यहाँ 3 क्यों हो गया पता है, जब मेरा E1 E2 बोल के कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा, जब मेरा E1 E2 बोल के कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा, तो मेरा अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से देखने में होगा। ठीक है, मेरा अगर E1 E2 नहीं रहेगा तो एस डबल ई ये लिख दिया, एस डबल ई फिर से आ गया, तो 2 बार क्यों लिखे। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों मिला के एक बार हो गया। ई एस ई, ये देखो लिखा हुआ है ई एस ई। अच्छा, फिर से ई एस ई आ गया। ठीक है, तो ये दोनों के बदले ये गया, ये दोनों के बदले ये चला गया। ठीक है, और ई ई एस, तो ये दोनों के बदले हम लोग का ये चला गया, इसीलिए हम लोगों का 6 की जगह 3 हो जाता है। क्योंकि देखो हम लोग को पता है कि अगर हम लोग के पास 3 लेटर या 3 कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसे हमें 3 ही एट ए टाइम सिलेक्ट करके अरेंज करना है, तो उस केस में हम लोग का 6 अरेंजमेंट होता है। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग से देखा हुआ है कि इस केस में हम लोग का 6 अरेंजमेंट होता है, चाहे रैट ले लो, बैट ले लो, कैट ले लो, कुछ भी। मैंने छोटा छोटा जो भी वर्ड से तुम लोग को क्वेश्चन समझाने का कोशिश किया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम लोग ई को E1 E2 के तरह ट्रीट करते हैं तो हम लोग का 6 अरेंजमेंट होगा। लेकिन ये 6 से 3 कैसे हो गया, क्योंकि E1 E2 बोल के तो अल्फाबेटिकली कुछ लेटर होता नहीं है, तो मैंने पहले तुम लोग को E1 E2 से लिख के दिखाया। फिर अगर हम लोग E1 E2, क्योंकि ओरिजिनली इसका कुछ वैल्यू है नहीं, तो मैंने E1 E2 हर जगह से हटा दिया, तो देखो ये दोनों E1 E2 हट जाने पे ये दोनों एक ही आंसर दे रहा है, ये दोनों एक ही आंसर दे रहा है, ये दोनों एक ही आंसर दे रहा है। तो ओवरऑल हम लोग का जो है 3 ही ऐसा अरेंजमेंट निकल के आ रहा है जो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग परमुटेशन में फॉर्मूले से दिखाना चाहे तो वो कैसे दिखा सकते हैं, तो फॉर्मूला हमें ये बोल रहा है कि इसमें
n का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो अरेंजमेंट है इसमें हमें n का वैल्यू कितना लेना है, इसमें हमें n का वैल्यू 3 ही लेना है, ठीक है। मतलब 1 2 3 तीन लेटर ही हमें इसे ट्रीट करना है। तीन लेटर में से 3 सिलेक्ट करेंगे, r इक्वल टू हमें यहाँ पर 3 लेना है। मतलब तुम लोग सोचोगे मैंने तो यहाँ 2 लिखवाया, हाँ क्योंकि अल्फाबेटिकली तो 2 ही लेटर हो रहा है, लेकिन मैंने अभी रूल्स बताना स्टार्ट किया है कि हम लोग रूल्स को कैसे इसे रूल्स में कैसे इसे चेंज करेंगे। तो मेरे पास 3 आइटम है, क्योंकि मुझे क्या लेना है, टोटल ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक है। डिस्टिंक्ट नहीं है तो क्या होगा, नॉट ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है 3, हाँ लेकिन उसमें से एक रिपीट है, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 3 है। ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग का 3 है। लेटर अगर बोले तो हमें पता है कि ए आर टी 3 अलग अलग लेटर है, यहाँ पर एस डबल ई 2 ही लेटर है, एक एस और एक ई को 2 बार लिखा गया। तो ऑब्जेक्ट देखो तो 3 है, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोग के पास एक डेयरी मिल्क है, एक अमूल है और एक डेयरी मिल्क है, तो तुम लोग के पास 3 चॉकलेट है, लेकिन टाइप ऑफ चॉकलेट 2 है, एक अमूल एक डेयरी मिल्क, ठीक है। वैसे ही तुम लोग का यहाँ पर सी जो मैंने एग्जांपल लिया है, तो अगर ऑब्जेक्ट देखो तो 3 है, एस डबल ई, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे कि लेटर कितना सारा है, तो लेटर हम लोग का हो जाएगा 2, एक एस और एक ई, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोग के पास एक रेड पेन है, 2 जो है ब्लैक पेन है, तो पेन 3 है, लेकिन टाइप ऑफ पेन 2 ही है, क्योंकि एक रेड इंक वाला है और एक जो है मतलब एक ब्लैक इंक वाला है। एक मतलब पेन नहीं बोल रहा, टाइप जो है उसमें ब्लैक इंक वाला एक टाइप हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला देखो कैसे होगा। यहाँ पर 3p3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3p3 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 3 लेके हम लोग कैसे अरेंज कर सकते, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर किया है 3p3। और जितना सारा रिपीटेशन है वो नीचे हो जाएगा हम लोगों का डिवाइडेड बाय उतना फैक्टोरियल। यहाँ पर रिपीट क्या है, ई 2 बार रिपीट है, इसमें हम लोग का एस 1 बार है और ई जो है वो 2 टाइम्स है, ठीक है। तो ई का रिपीटेशन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो आंसर होगा 3p3 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट होके 3 हो गया, तो टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, 3 होगा। ये देखो प्रूफ करके हम लोगों ने देख भी लिया कि 3 होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या बना, जब हम लोग का सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होंगे तो फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा परम्यूटेशन का, npn, ये देखो npn डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल इंटू डॉट डॉट करके n फैक्टोरियल। मतलब जितना सारा रिपीटेशन होगा, जितने सारे लेटर का, उतना फैक्टोरियल नीचे मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। अब ये चीज और भी अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग एक क्वेश्चन इस पे करेंगे, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन करते हैं तो और भी क्लियरली समझ में आएगा, लेकिन कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं वो देखो। कंसेप्ट ये है कि अगर मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है वो अगर मेरा डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट अगर मेरा डिस्टिंक्ट नहीं है, तो मुझे परमुटेशन में कितने अरेंजमेंट मिलेंगे, जो कि हम लोगों ने पहले प्रैक्टिकली देखा, फिर उसके बाद उसको फॉर्मूले में ट्रांसफर किया। फॉर्मूला हमें बोल रहा है npn डिवाइडेड बाय ये। अब ये जो इनटू इतना सारा हुआ, ये कैसे हो रहा है वो भी समझाते हैं। देखो उसके लिए हमें कुछ अलग वर्ड चाहिए जिससे हम लोग ये समझ सकते हैं। तो देखो इसमें मुझे यहाँ मिल जाएगा एग्जाम्पल 1, दिखाते हैं। ये हो गया, बीच में यहाँ कॉम्बिनेशन दे दिया है, ये रहा, ये देखो। हाँ ये देखो यहाँ पर, हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशंस आर पॉसिबल। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, ठीक है। फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड कैलकुलस, कैलकुलस बोल के एक वर्ड है, इसमें जितने सारे लेटर है उससे कितने सारे हमारे अलग अलग जो है अरेंजमेंट यानी कि परमुटेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल 1, वर्ड लिख लेते हैं कैलकुलस। अच्छा,
अब जब भी हम लोगों को ऐसा जो है नॉट डिस्टिंक्ट वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा ना, हम लोग को देख लेना चाहिए कितना हम लोग का डिस्टिंक्ट है कितना नहीं है। जैसे देखो मैंने यहाँ पर सी को क्या लिखा, AS1 है E2 है। तो अब देखो ये तो पूरा समझाने का तरीका, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या क्या पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। पहले लिखो C, उसके नीचे लिखना है L, फिर उसके नीचे लिखो L, फिर C आ गया तो C के पास कॉमा देके C लिखो। हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कितने सारे रिपीट वाले ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो CAL C तक देख लिया, U यहाँ पर अलग से लिखेंगे, फिर L आ गया तो यहाँ पर L लिखो, फिर U आ गया यहाँ पर U लिखेंगे, S लिखेंगे। तो C 2 बार है, A 1 बार है, L 2 बार है, U 2 बार है, S 1 बार है। तुम लोग नॉर्मली देख के भी काउंट करके लिख सकते हो, लेकिन अगर ऐसे करके लिखोगे एक के बाद एक तो तुम लोग का गलत नहीं होगा कभी भी। इस तरीके से आइडेंटिफाई करने से 2 C है 2 L है, हो सकता है कि गलत हो जाए, तो ऐसे करके भी लिख सकते हो। और अगर कॉन्फिडेंस है कि हम लोग यहीं से काउंट कर लेंगे तो भी ठीक है कि मेरा C 2 बार है, A 1 बार है, L 2 बार है, U 2 बार है, S 1 बार है। तो टोटल कितना सारा लेटर है, 8 लेटर है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, हमें इस लेटर को लेके अरेंजमेंट करना है। तो फॉर्मूला हमें क्या बोला है, बोल रहा है कि NPN कर दो। NPN कैसे हो रहा है, यहाँ पर एन कितना है, एन का मतलब जितने सारे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कितना है, जैसे मैंने अभी तुम लोग को बोला तुम लोग के पास दो एक तरह का चॉकलेट है, एक अलग चॉकलेट है, तो तुम लोग के पास 3 चॉकलेट है लेकिन टाइप ऑफ चॉकलेट 2 है। तो एन का मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कितना सारा है, 8, भले ही अलग अलग नहीं है। आर कितना है, 8। ये 8 में से 8 ही लेके हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि देखो हम लोग ये सी का 3 में से 3 ही लेके अरेंजमेंट कर रहे थे ना, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ई को एक ही बार ले रहे थे, क्योंकि हमें लेना है 2 बार ही, लेकिन अरेंजमेंट का नंबर ऑफ अरेंजमेंट कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो मैंने यहाँ पर लॉजिकली भी समझा। ये देखो ये ई हट जाएगा तो ये और ये देखने में एक ही जैसा हो जाएगा, इसी वजह से हम लोग का नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो है कम हो जाता है। तो हो गया हम लोग का यहाँ पर 8 ऑब्जेक्ट में से 8 ऑब्जेक्ट लेके हमें अरेंजमेंट करना है। ये तो हम लोगों ने पहले भी सीखा हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब हम लोग 8p8 करेंगे, जैसे हम लोग अगर 3p3 करते हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट है, 3 में से 3 लेके तो ये बन जाएगा। लेकिन इसमें से E1 E2 बोल के तो कुछ होता नहीं है। ई 2 बार लिखना, ये दोनों को सिमिलर करता है, ये दोनों सिमिलर होता है, ये दोनों सिमिलर होता है। ठीक है, तो वही चीज हम लोग जब 8p8 कर रहे हैं तो हम लोग सिमिलर वाले अरेंजमेंट को भी ले रहे हैं। तो उन्हें कम करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा जितने भी वर्ड रिपीट है उसके साथ। ठीक है, तो देखो C 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, ये देखो जैसे यहाँ पर क्या किया है, N1 N2 N3 N4 डॉट डॉट करके N। N का मतलब हो गया टोटल ऑब्जेक्ट में जितना रिपीटेशन है N। ये देखो एक्चुअली N को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, N का मतलब क्या है, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट डॉट करके, है ना, डॉट डॉट करके N तक। मतलब N मतलब क्या हो गया, N का मतलब 8। 8 कैसे हुआ है, ये देखो C 2 बार है, ठीक है, और A 1 बार है, इस तरीके से। ठीक है, तो N1 N2 का मतलब यही हमें समझाया गया है। तो यहाँ पर हो गया C 2 बार है, A 1 ही बार है तो उसको लिखने का जरूरत नहीं। L हम लोग का 2 बार है तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल लिखो। U हम लोग का 2 बार है तो ये भी 2 फैक्टोरियल लिखो। हमें मल्टीप्लाई बेसिस पे लिखते जाना है। अब देखते हैं कितना आंसर आता है। 8p8 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल यानी 2, फिर से 2 2 फैक्टोरियल यानी 2। तो ये 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल और नीचे 8 हो गया। 8 और 8 कैंसिल आउट, 7 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, और 6 और 7 मतलब 5040। ठीक है, 7 फैक्टोरियल हम लोग का 5040 हो गया, यानी एग्जाम्पल 1 का आंसर 5040 होना चाहिए। चलो देख लेते हैं। हाँ 5040 हो गया। ठीक है, इसका आंसर हम लोग का 5040 हो गया। अब हम तुम लोग को इस टॉपिक पे क्वेश्चन देते हैं जो कि हम लोग का 5D का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, हम लोग को हम दिखा देते हैं क्वेश्चन, ये देखो। ये देखो यहाँ पर ये 5C है, इसमें कॉम्बिनेशन है। ठीक है, परमुटेशन फिर नीचे आ गया यहाँ पर।
तुम लोग नंबरिंग कर लो, समझ में आ जाएगा। देखो हमें बोला है द लेटर ऑफ द वर्ड्स कैलकाटा एंड अमेरिका आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज। हमें क्या करना है, कैलकाटा और अमेरिका में जितने सारे वर्ड है उनको लेके अरेंजमेंट करके दिखाना है, ठीक है। फिर उसके बाद और एक क्वेश्चन इसमें ऐड कर रखा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द अरेंजमेंट। जितने भी सारे अरेंजमेंट होंगे उनका रेशियो क्या है। तो रेशियो वाला कंसेप्ट छोड़ो, वो हम बाद में बताते हैं। पहले तुम लोग कैलकाटा और अमेरिका से कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं वो मुझे बताओ। तो पहला वर्ड है कैलकाटा और उसके बाद वाला वर्ड है अमेरिका। तो अभी मैंने जैसे तुम लोग को सिखाया वैसे तुम लोग करने का कोशिश करो और कोशिश करके मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इसको देखते हुए कर, ठीक है। हम 2-3 मिनट देते हैं, करके मुझे बताओ कि किसका कितना आंसर आ रहा है। कर रहे हो तुम लोग? बोलो, कैलकाटा वाला आंसर आया? एक तो बताओ, मुझे समझ में आएगा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैम अभी कर रहा हूँ। अच्छा करो। मैम पहला वाला का 5040 आएगा सर। हाँ सही बात, पहला वाला 5040 है। पहला वाला 5040 कैलकाटा वाला अरेंजमेंट सही बात है। बाकी लोग सब कोई कर रहे हो ना? देखो सेम तरीके से ही है, बस यही तो फॉलो करना है। नीचे रिपीट जो होगा उसको उतने बार रिपीटेशन से डिवाइडेड बाय उतना फैक्टोरियल कर लेना। बोलो, सब कोई आंसर दो। कैलकाटा का क्या होगा? 5040 हुआ है कि नहीं हुआ है बाकी सबका? यस मैम। 5040। सेकंड वाला का 2520 आएगा। हाँ सेकंड वाला का 2520 है। ठीक है चलो हम अब फिर से बताते हैं। देखो कैलकाटा में पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हम लोग का रिपीट क्या है। तो अच्छा मैंने ना कैलकाटा का पता नहीं क्या स्पेलिंग, CAL को हटा ही दिया गलती से। CAL फिर से C आ गया तो इसके पास लिख दो UTT और A।
ठीक है, तो C 2 टाइम्स है, A 2 टाइम्स है, L 1 टाइम है, U 1 टाइम है, T 2 टाइम्स है, तो टोटल 8 हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब करना क्या है, N भी 8 और R भी 8, क्योंकि हमें 8 लेटर को लेके ही अरेंजमेंट करना है। जैसे यहाँ पर भी देखो हम लोग 3 लेटर को लेके ही ना कर रहे, देखो इतना बड़ा बड़ा लेटर में अरेंजमेंट हम विजुअलाइज करके नहीं बता सकते, बट इसमें जरूर बता सकते हैं। देखो इसमें हम लोगों ने SEE लिया, ESE लिया, EES लिया, ये 3 अलग अलग अरेंजमेंट हम लोग का हो गया। बाकी और कुछ नहीं होगा, बाकी जो भी होगा सेम यही वाला बन के आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8 में से 8 ही हमें लेटर लेके अरेंजमेंट करना है, 8P8। लेकिन इसमें हमारा रिपीटेशन भी आ जाएगा, तो रिपीटेशन को एलिमिनेट करने के लिए फॉर्मूला हमें क्या बोल रहा है, जो भी रिपीटेशन है, रिपीटेशन कौन सा होगा जिसमें 1 से ज्यादा डेटा लिखा हुआ रहेगा, तो 2 फैक्टोरियल ये एक बार, फिर इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर से इंटू 2 फैक्टोरियल, ये और ये वाला। ठीक है, अब 2 ही होगा हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है, 2 के जगह 3 भी हो सकता है। तो 8P8 मतलब 8 फैक्टोरियल, और ये 2 2 2 ये 8 हो जाएगा। 8 इंटू 7 फैक्टोरियल और 8, यानी कि आंसर हम लोग का 7 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल का आंसर हुआ 5040। कैलकुलस में भी यही आया था, देखो 5040, तो मैंने वही डेटा लिख लिया। हाँ बोलो। मैम आंसर 2:1 आएगा। आंसर 2:1 आएगा, हाँ आंसर 2:1 आएगा रेशियो करने से, सही बात। अच्छा, अब देखो अमेरिका में AMERI AMERIC और यहाँ पर A 2 बार है, M 1 बार है, E 1 बार है, R भी 1 बार है, I भी 1 बार है, C भी 1 बार है, मतलब 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेटर वाला वर्ड है ये। तो N भी 7 और लेना भी है 7 लेटर को, और सिलेक्ट करके अरेंज करना है, जो कि 7P7 तरीके से हो सकता है, क्योंकि एक लेटर यहाँ पर रिपीट है जो कि A है 2 बार, तो ये 2 फैक्टोरियल होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, 7P7 7 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6 इंटू 7 और 5 इंटू 6 30 होता है, और 4 इंटू 3 12 होता है, 2520। ठीक है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि अरेंजमेंट कितना सारा हो सकता है, इतने सारे लेटर बन जाएंगे, वर्ड बन जाएंगे, इतने सारे वर्ड बन जाएंगे। अब क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो रेशियो निकालना है। रेशियो तो इस टू करके होता है, तो ये देखो द रेशियो ऑफ the number of arrangement is, ठीक है। तो रेशियो कैसे बनाएंगे, कौन सा वर्ड का पहले लिखना है, क्वेश्चन में पहले कैलकाटा बोला था, तो हमें अरेंजमेंट ऐसे करना पड़ेगा, कैलकाटा ठीक है, कैलकाटा इज टू अमेरिका, मतलब ये लिखने का तरीका मैंने बताया। कैलकाटा का अरेंजमेंट कितना सारा हुआ, 5040, और इसका हुआ 2520। ये देखो 5040 अरेंजमेंट और इसका हुआ 2520 अरेंजमेंट, और ये 2520 को अगर हम लोग इंटू 2 करेंगे तो देखो ये 5040 हो जाएगा, मतलब ये 2:1 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का बनता है 2:1, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, इस तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला तो हो गया, चलो और एग्जाम्पल में और एक क्वेश्चन था, वो हम लोग कर सकते हैं। ये देखो यहाँ जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जो एग्जाम्पल था, वहां पर एक क्वेश्चन मिलेगा, ये करेंगे। ये वाला एग्जाम्पल 2, इन हाउ मेनी वेज can 17 billiard ball be arranged if 7 of them black, 6 red and 4 white। बोल रहा है कि 4 मतलब 4 व्हाइट यानी कि सादा बॉल है, 6 रेड यानी कि लाल बॉल है, और 7 ब्लैक यानी कि काला बॉल है। ठीक है, ये सब क्या बॉल है, बिलियर्ड बॉल है। टोटल 17, देख लो हो रहा है कि नहीं, 7 + 6 मतलब हो गया 13, 13 और 4 17। ठीक है, टोटल 17 बिलियर्ड बॉल है, जिसका अलग अलग कलर भी बता दिया। बोल रहा है कि इसको हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये बॉल को। ठीक है, ये जितने भी बॉल है, तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हम यहाँ पर तुम लोग को दिखा रहे हैं। मान लो ये एक बकेट हो गया,
ठीक है। इसमें हम लोग के पास 17 बॉल है जो कि अलग अलग कलर का है। क्या क्या बोला है? बोल रहा है 7 ऑफ देम ब्लैक, ब्लैक बॉल 7 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बी भी लिख दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक बॉल, ब्लैक, ये ब्लैक स्क्रीन में ब्लैक नहीं दिखा पा रहा है इसलिए मैंने ये कलर को ब्लैक बोल के लिख दिया। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है 4 व्हाइट है, तो 1 यहाँ पर W लिखे, 1 2 3 4, ये 4 व्हाइट बॉल हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है 7 जो है यहाँ पर 6 रेड बॉल, चलो रेड कलर भी है, 6 रेड बॉल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 रेड बॉल, टोटल कितने बॉल हो गए? टोटल हो गया हम लोग का 17 बॉल है। अब हमें इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो हम लोग 17 बॉल को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 17 बॉल के लिए हमें 17 बॉल ही सिलेक्ट करना पड़ेगा और अरेंज करना पड़ेगा। तो एन भी 17, आर भी 17, तो हो गया 17p17, ठीक है। लेकिन ये सब बोलो तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है कि आइडेंटिकल, मतलब क्या हम लोग इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे अलग अलग? ठीक है, अगर तुम लोग के सामने ब्लैक कलर का एक ही जैसा बॉल है सारा, तो क्या तुम लोग इसको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बोलोगे कि नॉट डिस्टिंक्ट बोलोगे? मैम अलग अलग है तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अलग अलग नहीं, मुझे एक चीज बोलो कि अगर तुम लोग मान लो दो पेन सिलेक्ट किए, दो पेन जो है एक ही कंपनी का है, एक ही जैसा देखने में है, एक ही कलर वगैरह सब कुछ है, तो ऑब्जेक्ट तो दो हुआ, लेकिन क्या वो डिस्टिंक्ट हुआ? क्या दो और सेम पेन तुम लोग, हाँ बोलो। सेम ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ये बॉल है, क्रिकेट बॉल भी होता है, ठीक है। तो क्रिकेट का बहुत सारा बॉल रखा हुआ है, जो तुम लोग जो है उसे देख रहे हो कि कौन सा लोगे, तो क्या वो देखने में अलग होगा? एक ही जैसा देखने में होता है, वो हमें नहीं समझ में आता है कि कौन सा क्या है। तो ये जितने भी बॉल है, ये हम लोग के क्या है? ये हम लोग का यहाँ पर नॉट डिस्टिंक्ट है, क्योंकि बॉल तो नॉट, बॉल को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग के पास 5 6 एक ही तरह का बॉल होगा तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? और जब हमें इस तरीके का ऑब्जेक्ट बोल रहा है, तो उसमें क्या होगा? एक ही जैसा, मतलब वो देखने में एक ही जैसा होगा ना, मतलब मैन्युफैक्चर होके जब आ रहा है वो तो देखने में एक ही जैसा होगा, तुम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो तुम लोग के पास मैट है, सबके पास, ठीक है। तो उस मैट में जब तक तुम लोग अपना नाम नहीं लिखोगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा किसका मैट है। मान लो सभी के पास नया मैट आया और किसी ने भी नाम नहीं लिखा, तो कैसे समझ में आएगा कौन सा मैट किसका था? नहीं समझ में आता है, ठीक है। मतलब वो देखो, अब यूज कर रहे हो तो अपना देख के समझ जाओगे, वो बात नहीं। मान लो एकदम नया मैट है, ठीक है, सभी कोई क्लास में लेके आए हो और मुझे जो है सबमिट कर दिए। अब जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फिर से तुम लोग को, मान लो हम बोल रहे ठीक है सबको अपना अपना ले लो, अब कैसे समझ में आएगा अगर वहां कुछ भी तुम लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा है? नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सारे बुक एक ही जैसे देखने में है, एक ही चैप्टर, एक ही पेज नंबर पे सारा चीज है। लेकिन अगर कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो डिस्टिंक्ट होगा, क्योंकि सबका कॉपी अलग अलग होगा। एटलीस्ट हैंड राइटिंग से तो समझ में आ ही जाएगा, सब एक जैसा थोड़ी ना लिखेंगे, लेकिन बुक्स तो एक ही जैसा होगा, यानी नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होगा। उसी हिसाब से ये बॉल भी नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अगर सिमिलर है, जैसे कि ये नॉट डिस्टिंक्ट है, ठीक है, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा नॉट डिस्टिंक्ट नॉट डिस्टिंक्ट, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी हम लोग के नॉट डिस्टिंक्ट जितने भी आइटम है उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बोलो मुझे कितना कितना फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा मुझे नीचे, बोलो। मैम 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। हाँ, तो ये देखो 7 ब्लैक बॉल के लिए 7 फैक्टोरियल, व्हाइट बॉल के लिए 4 फैक्टोरियल और रेड बॉल के लिए 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 17p17 मतलब 17 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। अब देखते हैं कितना आंसर आता है। यहाँ पर हो जाएगा 17, ये तो काफी ज्यादा लिखना पड़ेगा, देखते हैं कैसे आंसर दिया है। अच्छा, कैलकुलेट करके ही दिया है, 4084 080, ठीक है, हम लोग भी कैलकुलेट कर देते हैं। 17, एक काम करते हैं ना, कैलकुलेटर पे करते हैं, इतना लिख के क्या फायदा है, कितना तक लिखेंगे? 6 फैक्टोरियल, 6 तक लिखेंगे, उसके बाद 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, मतलब 5 फैक्टोरियल मतलब 120, उसके बाद 6 7, ओ नहीं, मुझे तो 17 तक करना है। अच्छा, तो यहाँ पर 17
16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, ठीक है। ये वैल्यू आ रहा है, ये कुछ इतना वैल्यू आ रहा है 705 इतना आ रहा है, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ये एक्चुअली मैंने 17 से लेके मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पर मैंने 8 तक मल्टीप्लाई कर लिया, फिर यहाँ 7 फैक्टोरियल लगा देंगे तो वो नीचे 7 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे क्या बच रहा है 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है, मतलब ये पूरा डेटा हम डिवाइडेड बाई 24 कर लेते हैं, तो क्योंकि देखो नीचे 24 ही आ रहा है, तो जो भी आंसर आया फिर डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल से करेंगे। और 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 5 का मतलब 120 होता है, 120 इंटू 6 यानी कि 720। देखो तो कितना आ रहा है 40848080। तो इस तरीके से करोगे तो जल्दी से आंसर मिल जाएगा, नहीं तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। 40848080 चेक करते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर। फिर से बताते हैं कैसे कैलकुलेट किया। 17, 16, क्योंकि हम लोग जब रिवर्स में लिखेंगे तो 1 तक ही तो लिखना होगा, तो 16, ये देखो फिर से 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, ठीक है, क्योंकि उसके बाद 7 फैक्टोरियल से हम लोग उसे कैंसिल आउट कर देंगे। नीचे बचा 4 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 24 होता है, मतलब डिवाइडेड बाय 24 कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, देखो 5 फैक्टोरियल 120, 120 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 फैक्टोरियल आएगा यानी कि 720, तो डिवाइडेड बाय फिर से 720 कर दो। 40848080, ये आसान तरीका है इतने बड़े डेटा को कैलकुलेशन करने का। अगर ऑप्शन में ये दिया और अगर ऑप्शन में ये दे दिया तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब रहा क्वेश्चन का बात, वो भी एक बार फिर से बताते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें बोला हम लोग के पास टोटल 17 बॉल है, जिसमें से ये एक ही जैसे देखने में है, ये एक जैसे देखने में है, ये एक जैसे देखने में है, यानी नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो बॉल तो 17 है लेकिन नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि बॉल जब एक ही तरह देखने में होगा तो हम लोग उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ ना हमें बोला नहीं था कि एक ही जैसा देखने में है कि नहीं है, ऐसा तुम लोग सोच सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ तो दिख रहा है कि हाँ ए तो एक ही जैसा देखने में होगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली तो ए का कोई दो बात नहीं है कि एक जैसा देखने में और एक जैसा देखने में ए ही होता है। अब कोई कैसे भी लिखे, ठीक है, वो तो हम लोग के हैंड राइटिंग पे डिपेंड करता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि दो अलग आइटम हो गया, है तो ए ही, ठीक है। वैसे ही बॉल का जितने भी सारे ब्लैक बॉल है वो ऑब्वियसली एक ही जैसे देखने, जैसे मान लो ब्लैक पेन, तो वो सारे एक ही, जैसे मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी का ब्लैक इंक वाला पेन वो एक ही जैसा, जैसे जो यूज एंड थ्रो वाला पेन होता है वो सभी पेन जो है एक ही जैसा देखने में होता है, कुछ लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है, ठीक है, अलग अलग कलर का होता है, कुछ ऑरेंज कलर भी होता है, लेकिन हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। मान लो दो जन एक साथ बैठ के लिख रहे हो, ठीक है, अब दोनों के पास एक ही जैसा पेन था और उसमें कुछ अलग से साइन वगैरह भी नहीं था, तो फिर अगर पेन अगर मिक्सड अप हो जाएगा तो नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा पेन किसका था, ठीक है। तो वैसे ही तो बॉल हम लोग का जो है नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। हम लोग कहीं पर भी ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ये ब्लैक बॉल अलग है वो ब्लैक बॉल अलग है, ऐसे नहीं कर पाएंगे। हाँ ब्लैक व्हाइट रेड में आइडेंटिफाई कर पाएंगे बट व्हाइट में व्हाइट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का ये वाला पॉइंट हुआ। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है। अच्छा हाँ, अब हम लोग सर्कुलर परमुटेशन देखते हैं, ठीक है। सर्कुलर परमुटेशन का कंसेप्ट समझते हैं कि सर्कुलर परमुटेशन क्या हो। पहले हम समझाते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन। अच्छा, सर्कुलर परम्यूटेशन में देखो हम इसको दो तीन तरीके से समझाएंगे। देखो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, जैसे मान लो ये एक राउंड टेबल है, इसमें 3 चेयर लगे हुए हैं, ठीक है, और 3 फ्रेंड आ रहा है यहाँ पर।
ए बी और सी, उनको इस टेबल में जो 3 चेयर लगे हुए हैं उस पे जाके बैठना है, ठीक है। तो मुझे बताओ, जो पहला पर्सन जाके बैठेगा, चाहे कोई भी बैठे, पहला जो भी जाके बैठेगा उसके पास इस राउंड टेबल में बैठने के लिए कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। देखो, ऑप्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जैसे अगर हम लोग ये राउंड टेबल के जगह ऐसा रो टेबल बनाते हैं, मतलब इधर ऐसे चेयर लगे हुए हैं ऐसे करके, ठीक है, यहाँ आके बैठना है, यहाँ आके बैठना है ए बी सी को, तो क्या कंडीशन होगा पहले हम वो बता देते, फिर तुम लोग ये बताना। अब ए यहाँ पर बैठेगा और बी यहाँ पर बैठेगा और सी यहाँ पर बैठेगा, तो अरेंजमेंट कैसे हुआ, अरेंजमेंट ऐसे हुआ, मिडिल में बी है, बी के लेफ्ट साइड में सी है और बी के राइट साइड में ए है, ठीक है। अच्छा, अब अगर वो लोग ऐसे नहीं बैठ के, वो लोग किसी और तरीके से भी तो बैठ सकते हैं, जैसे मैंने ए बी सी बोला, तो इसके अलावा और क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि सबसे पहले बी बैठ गए, फिर इधर ए बैठ गए, फिर इधर सी बैठ गए, ठीक है। तो इसका मतलब ए अगर यहाँ बैठ रहा है तो उनका अरेंजमेंट क्या हो रहा है, इधर बी सी है। ए अगर मिडिल में बैठेगा तो बोलेगा मेरे दोनों आसपास बी और सी है, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है इधर सी को कर देते हैं और इधर मैंने बी को कर दिया, तो फिर क्या होगा, तब अरेंजमेंट ऐसे है कि मिडिल में ए है, ए के यहाँ पर नॉर्मली क्या था, ए के लेफ्ट साइड में जो है सी था, यहाँ ए के राइट साइड में सी है। इस तरीके से हम लोग अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर कोई पहला पर्सन आके बैठेगा, उसके लिए ना एक ही ऑप्शन हो रहा है। एक ही ऑप्शन का मतलब, अगर मान लो यहाँ ए बैठना चाहता है, ए यहाँ पर बैठे, ए यहाँ बैठे, या फिर ए यहाँ बैठे, क्या उसके लिए कुछ अलग बात है। क्यों हम बोल रहे हैं अलग, तब होता है ना जब हम लोग किस हिसाब से सोच रहे हैं कि 3 दोस्त कैसे बैठेंगे, उस हिसाब से सोच रहे हैं। तो जैसे देखो, अगर कोई बोल रहा है नहीं नहीं ए बीच में बैठो, हम लोग इधर उधर बैठेंगे, तो ये हो गया हम लोग का अलग अरेंजमेंट। ये तीनों ही अलग अलग अरेंजमेंट है। वैसे तो 6 होगा, इसमें मैंने 3 बताया यहाँ पर अभी लिख के। यहाँ पर क्या हो रहा है, ए सोच रहा है अभी तक तो कोई बैठा नहीं है, हम यहाँ बैठे, यहाँ बैठे या यहाँ बैठे, मेरे लिए तो बात बराबर है, जब तक मेरे बाकी दो दोस्त नहीं आ जाते हैं तब तक हम कहीं पर भी बैठे, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब ए जाके बैठने का सोच रहा है तो उसके पास चेयर लगे हुए वो तो 3 है, लेकिन तीनों में से कहीं पर भी बैठे उसके लिए बात बराबर है। लेकिन जब रो का अरेंजमेंट था तब बात बराबर नहीं। ए अगर यहाँ बैठेगा तो बी सी इधर ही आएगा, ठीक है। ए अगर यहाँ बैठेगा तो बी सी इधर आएगा, ठीक है। और ए के अरेंजमेंट में, ये देखो, ए के अरेंजमेंट में अगर ए यहाँ बैठेगा तो हो सकता है कि बी सी ऐसे बैठे, ठीक है, ये चेंज होगा। लेकिन जब राउंड टेबल में जाके कोई पहली बार बैठेगा उसके लिए सारे कंडीशंस बराबर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के लिए हम लोग का एक ही ऑप्शन है, ठीक है। एक ही ऑप्शन का मतलब 3 चेयर है, मतलब ए के लिए कहीं पर भी बैठे उसके लिए बात बराबर है। अब चलो ए अपने हिसाब से सिलेक्ट करके कहीं एक बैठ जाएगा, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं ए कहीं एक बैठ गया, मान लेते हैं कि ए यहाँ पर बैठ गया, ये ए, ठीक है, ए बोल रहा है हम यहीं पर बैठ जाते हैं। अब बी आ रहा है, ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहा है बी। अब बी के पास कितना सारा ऑप्शन है, बी के पास लेकिन 2 ऑप्शन है। क्या, बी ए के राइट साइड में भी बैठ सकता है या फिर लेफ्ट साइड में बैठ सकता है। सोचो, बी के लिए 2 ऑप्शन है, ठीक है। एक ऑप्शन किसके लिए है, जो फर्स्ट टाइम जाके बैठेगा, जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने ए को बोला। एक ऑप्शन का मतलब क्या है कि कहीं पर भी बैठो बात तो बराबर है, क्योंकि ये राउंड टेबल है, ठीक है। जब तक बाकी लोग नहीं आते हैं तब तक मेरा पोजीशन डिसाइड नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये राउंड टेबल है। जब तक बाकी लोग नहीं आएंगे तो नहीं समझ में आएगा कि हम कहाँ हो रहे हैं, ठीक है, हम मिडिल में है, राइट में है, लेफ्ट में है। तो यहाँ पर देखो, जब बी आना स्टार्ट किया तो बी के पास कितना सारा ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, बी सोच रहा है हम यहाँ भी बैठ सकते हैं, बी सोच रहा है हम यहाँ भी बैठ सकते हैं। अगर हम इधर बैठेंगे तो ए के राइट साइड में हो जाएंगे, इधर बैठेंगे तो ए के लेफ्ट साइड में हो जाएंगे। अब बी को भी बैठना पड़ेगा। अब देखो, बी सोच रहा है चलो बैठ ही जाते हैं, कहीं ना कहीं तो बैठना ही है, तो ए तो पहले से यहीं पर था, अब यहाँ पर मान लो बी बैठ गया, ठीक है। ए यहाँ पर था, यहाँ पर मान लो बी बैठ गया। अब सी आ रहा है, तो मुझे बोलो सी के लिए कितना सारा ऑप्शन है, सी बैठने के लिए आ रहा है, सी के लिए कितना सारा ऑप्शन खुला है, बताओ, सी के लिए कितना ऑप्शन,
एक ही ऑप्शन है, ठीक है, सी के लिए एक ही ऑप्शन है, उसको बैठना है तो इधर ही बैठना पड़ेगा, इधर उधर सोच नहीं सकता है, ठीक है। तो अब सारे ऑप्शंस परमुटेशन में होते हैं मल्टीप्लाई, तो ये देखो 1 इंटू 2 इंटू 1, पहले पर्सन का एक ही ऑप्शन था, दूसरे पर्सन का 2 ऑप्शन था और लास्ट वाले का 1 था, यानी आंसर हो गया हम लोग का 2, ठीक है। आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 2। अब अगर हम लोग इसको फॉर्मूला में देखें, जो कि हम लोग का सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला है, वो हमें क्या बोल रहा है, देखो हम फॉर्मूले से यहाँ पर एक बार लिखते हैं, सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला। सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऐसे होता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब जितना n होगा उससे एक कम करना पड़ेगा। n मतलब जितने सारे ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग के पास 3 चेयर है जिसमें 3 लोगों को हमें बैठाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, यानी कि आंसर हम लोग का 2 इंटू 1 करके 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आंसर हो गया, लेकिन लॉजिक क्या है, 2 क्यों आया, ये हो गया बिना फॉर्मूले के समझाने का तरीका कि इस तरीके से हो सकता है। मतलब कंसेप्ट क्या हुआ, देखो जब तक अगर मेरा सर्कुलर है ना, तो यहाँ बैठो यहाँ बैठो या यहाँ बैठो, मैंने 3 ऑप्शन दिया, 4 5 भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर इतने सारे जो है चेयर लगे हुए, ठीक है। अब जो पहला पर्सन आके बैठेगा वो कहीं पर भी बैठे, उसके लिए ना बात बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि जब तक बाकी लोग नहीं बैठेंगे तो पोजीशन नहीं समझ में आएगा। जैसे ए को समझ में आया, बी बैठने के बाद अच्छा मेरे एक साइड जो है, मेरे राइट साइड में एक है, लेफ्ट साइड में एक है, इस तरीके से समझ में आया। लेकिन जब पहले वो बैठा था तो उसको नहीं समझ में आया था कि मेरा राइट लेफ्ट में क्या होने वाला है। अगर वो यहाँ भी बैठता तो भी उसे नहीं समझ में आता कि मेरे राइट लेफ्ट में कौन कौन आने वाले हैं, ठीक है। तो ए के लिए तीनों ऑप्शन ही एक ही जैसा होगा। और एक तरीके से इसे हम लोग समझ सकते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग और एक तरीके से समझते हैं, हम यहाँ पर बना लेते हैं टोटल 6 सर्कल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम 3 लोगों को पुट करते हैं, कितने तरीके से 3 लोग बैठ सकते हैं, ए बी सी ऐसे, ठीक है। और क्या हो सकता है, ए सी बी, जितना पॉसिबल होगा उस सारे अरेंजमेंट हम लिख देंगे। तुम लोग मेरा यहाँ पर देख देख के कॉपी करो, सारे अरेंजमेंट ही हम लिखेंगे। अच्छा, या फिर ऐसे हो सकता है ए बी सी, या फिर ए बी सी ए बी सी, ठीक है। अब हम समझाते हैं, देखो ये जो फर्स्ट अरेंजमेंट है इसको हम 1 दे देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4th नंबर, इसको 5th नंबर और इसको 6th नंबर। देखो यहां पर लिखेंगे कि पहले वाले अरेंजमेंट में यहां लिखना है हु इज लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे, ए के रेस्पेक्ट में हम सारा आंसर निकाल रहे हैं, तुम लोग किसी भी एक रेस्पेक्ट में सोच सकते हो। और यहाँ पर लिखेंगे हु इज राइट ऑफ ए, राइट ऑफ ए। हमें क्या आंसर देना है, हमें ये आंसर देना है कि फर्स्ट वाले अरेंजमेंट में ए के लेफ्ट में कौन है, ए के राइट में कौन है, बताओ तुम लोग बताओ कि फर्स्ट अरेंजमेंट में ए के लेफ्ट में कौन है, ए के राइट में कौन है। मैम ए के राइट में सी है और बी ए के लेफ्ट में है। हाँ, बी लेफ्ट में है। अच्छा, सेकेंड वाला जो अरेंजमेंट मैंने लिखा है उसमें हु इज लेफ्ट ऑफ ए और हु इज राइट ऑफ ए, फिर से बताओ सेकेंड वाले केस में। मैम बी राइट में है, सी लेफ्ट में है। बी राइट में है, सी लेफ्ट में है, सही। अच्छा, बस ये तो देख देख के ही बताना है। थर्ड नंबर पे यहां पर फिर से लिखो हु इज लेफ्ट ऑफ ए, हु इज राइट ऑफ ए। थर्ड वाले अरेंजमेंट में कौन लेफ्ट में है, कौन राइट में है। मैम लेफ्ट में बी है और राइट में सी है। लेफ्ट में बी है, राइट में सी है, हाँ लेफ्ट में बी है और राइट में हम लोग का सी है। सी। हाँ, अब फोर्थ वाले का बताना है, ठीक है। फोर्थ अरेंजमेंट में हु इज लेफ्ट ऑफ ए, हु इज राइट ऑफ ए। फिफ्थ वाले में भी बताना है।
सिक्स्थ वाले में भी बता रहा हूँ। Who is left of A? Who is right of A? बताओ फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ का क्या कंडीशन है? मैम बी राइट में है और सी लेफ्ट में है फोर्थ वाले में। अच्छा, बी राइट में है और सी लेफ्ट में है, ठीक है, ठीक बात है। और इसमें ए का इसमें सी है और बी राइट में है। बी राइट में है और सी लेफ्ट में है। अच्छा, ठीक लिखा है मैंने? और इधर बी लेफ्ट में है और सी राइट में, सिक्स वाले में। हाँ, सी राइट में है। तो राइट लेफ्ट देखो कैसे समझोगे। राइट लेफ्ट अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे देखो ए अगर ऐसे बैठा है, इसका फेस इधर है, ठीक है, तो एक हाथ इधर है, ठीक है, ये देखो ये ए बैठा है, ठीक है, इसका ये हाथ इधर है, ये हाथ इधर है। तुम लोग खुद को ऐसे इमेजिन करो, तो ये राइट साइड हो गया, तो राइट में कौन आ गया? सी। लेफ्ट में कौन आ गया? बी। ठीक है, ये देखो राइट में सी आ गया, लेफ्ट में बी। इस तरीके से सोच के तुम लोग को देखना है। यहाँ पर भी देखो ऐसे करके, ठीक है, तो ये देखो ये दोनों हाथ है, ये राइट हैंड है, राइट में बी है, लेफ्ट में सी है। ये देखो राइट में बी है, लेफ्ट में सी है, ठीक है। और ये वाला देखो यहाँ पर ए, अब ए ऐसे बैठा है, ठीक है, अब उसका एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है। अब यानी कि फेस टू फेस, तुम लोग कॉपी में लिख रहे हो, हम यहाँ लैपटॉप में लिख रहे हैं, फेस टू फेस हो रहा है। फेस टू फेस होने से मेरा राइट हैंड इसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए ए के लेफ्ट में सी होगा फोर्थ वाले में। ये देखो ए के लेफ्ट में सी है और राइट में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस तरीके से तुम लोग को समझना पड़ेगा। तो आई होप कि ये तुम लोग को समझ में आया होगा। अब अरेंजमेंट का अगर ध्यान से देखोगे तो सिमिलरिटीज मिलेगा। कौन कौन से अरेंजमेंट में सिमिलरिटीज है देख सकते हो। देखो लेफ्ट में ए के लेफ्ट में बी है, ऐसा और कौन सा अरेंजमेंट है ये पहले चेक करो। ए के लेफ्ट में बी है, ए के लेफ्ट में बी है, ये देखो ए के लेफ्ट में बी है, ये देखो, यानी यहाँ पर अच्छा लेफ्ट देख लिया, राइट में भी देखो ए के लेफ्ट में जब बी है तो राइट में सी है, ए के लेफ्ट में जब बी है राइट में सी है, ए के लेफ्ट में जब बी है राइट में सी है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं अरेंजमेंट 1 प्लस अरेंजमेंट 3 प्लस अरेंजमेंट 6 जो है ये सब एक ही जैसा है। मतलब ये सब सिमिलर अरेंजमेंट है, 1 3 6 कोई अलग अरेंजमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक अरेंजमेंट में ये 1 3 6 जो भी तीन अरेंजमेंट है सारे केसेस में ए के लेफ्ट में बी है और ए के राइट में सी है। ए के लेफ्ट में बी है, ए के राइट में सी है, ए के लेफ्ट में बी है और ए के राइट में सी है। और बाकी तीन अरेंजमेंट अगर देखोगे यानी कि 2 4 और 5, ठीक है, वो भी तीन अरेंजमेंट एक ही जैसा है, इसीलिए मैंने 1 लिखा। ये देखो यहाँ पर ए के लेफ्ट में सी है, चलो बाकी में भी देखो ए के लेफ्ट में सी है, इसमें भी देखो ए के लेफ्ट में सी है, ए के राइट में बी है, ए के राइट में बी है, ए के राइट में बी है। यानी ये तीन अरेंजमेंट हम लोग का एक ही जैसा है। मतलब अगर तुम लोग यहाँ ड्रॉ में देखोगे तो 1 और ये 3 बोल रहा है कि सिमिलर है, 1 3 और 6। तो चेक करके देखो 1 3 6 सिमिलर है कि नहीं। पोजीशन के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, जैसे ए यहाँ पर बैठा है, ए यहाँ पर बैठा है और ए यहाँ पर बैठा है, लेकिन लेफ्ट राइट मतलब ओवरऑल तो एक ही है ना, सर्कल है। अब सर्कल को जैसे करके भी तुम लोग देख लो बात तो एक ही जैसा है। मतलब अगर ये घूमते भी है, मान लो ये अगर रिवॉल्विंग है तो भी क्या हो जाएगा, ए और ए के हमेशा लेफ्ट में बी ही होगा और राइट में सी ही होगा। तो ये अरेंजमेंट एक जैसा हुआ। तो पहले तो मैंने तुम लोग को ऐसे समझाया कि अगर चेयर को ऑक्यूपाई करने जाए तो उस हिसाब से देखेंगे तो वो भी समझ सकते हैं, फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं। और ऑक्यूपाई होने के बाद अगर तुम लोग देखोगे तो हम लोग का अरेंजमेंट जो 6 हम लोगों ने बनाया वो 6 नहीं बल्कि हम लोग का कितना अरेंजमेंट है, 2 ही अरेंजमेंट है, ठीक है। इसीलिए आंसर क्या हुआ, n-1 फैक्टोरियल। फॉर्मूला हमें ये बोल रहा है, n का मतलब जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 3 हमारे मेंबर है, यानी ये देखो तीनों को हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो 3-1 फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 हो जाएगा। बेसिकली ये 6 अरेंजमेंट नहीं है, ये 2 ही अरेंजमेंट है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने लिख के लॉजिकली देखा कि 3-3 तो हमारा एक ही जैसा हो रहा है। ये 3 अरेंजमेंट एक ही जैसा है, ये 3 एक ही जैसा है। किस रिगार्डिंग? इस रिगार्डिंग कि हम लोगों का जो लेफ्ट राइट है सर्कुलर में वो एक ही जैसा हो रहा है। अगर सर्कुलर में लेफ्ट राइट एक जैसा है तो अरेंजमेंट एक ही जैसा हो जाएगा। मतलब उसको तो हम लोग डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं बोल सकते हैं, वही चीज मैंने यहाँ पर बताया। अब देखो सर्कुलर परमुटेशन जहां पर स्टार्ट हुआ है वो पॉइंट हम तुम लोग को एक बार दिखाते हैं।
आज और नहीं करवाएंगे, ज्यादा कुछ हो गया हम लोग का। मैंने एक बार बता दिया सर्कुलर परम्यूटेशन क्या है, उसके बाद उसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हम बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो सर्कुलर परम्यूटेशन का। ये देखो यहाँ पर इन्होंने भी ना इसी तरीके से ABCD, तो इन्होंने 4 आइटम लिख के किया है, मैंने यहाँ पर जो है 3 लिख के किया है, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से हम लोग समझा, मतलब समझ में आया होगा हम लोग को। तो यहाँ पर देखो सर्कुलर परम्यूटेशन का हमें फॉर्मूला दिया है, ये देखो फॉर्मूला, ये देखो n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स चूजन एट ए टाइम इज n-1 फैक्टोरियल। लेकिन क्यों n-1 होगा? ताकि हम लोग 2 अरेंजमेंट यहाँ पर दिखा सके, ये जो है एक्चुअली 2 अरेंजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो, छोटा सा ही दिया, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 पर्सन सीट एट ए राउंड टेबल फॉर ए ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन करने के लिए अगर 4 लोग राउंड टेबल पे बैठना चाहते हैं तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, मतलब कितना अरेंजमेंट हो सकता है। बस ये वाला एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, ठीक है। 4 लोग जो है उनको राउंड टेबल पे बैठना है, तो यहाँ फॉर्मूले में तो हमें सिर्फ n चाहिए, r तो चाहिए नहीं, तो n कितना है, n-1 फैक्टोरियल करके हमें आंसर देना पड़ेगा। तो n कितना है बोलो, 4 लोगों को राउंड टेबल में बैठना है और जो है डिस्कशन करना है किसी बात पे, तो बोलो कितना होगा। मैम n 4 होगा। हाँ, तो 4-1 यानी कि 3 फैक्टोरियल यानी 6 वेज होगा। 6 तरीके से ये लोग जो है बैठ सकते हैं, ठीक है। 6 अलग अलग तरीके से ये लोग बैठ सकते हैं। इसके बाद नेकलेस वाला है, वो अलग है, वो हम लोग जो है बाद में सीखेंगे कि कैसे होगा, मतलब नेक्स्ट दिन सीखेंगे। अब जो मैंने सर्कुलर परम्यूटेशन तुम लोग को सिखाया, उससे जो है सिमिलर क्या क्या क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें तुम लोग कर सकते हो क्वेश्चन में एग्जाम्पल 9, ये देखो एग्जाम्पल 9 कर सकते हो, ठीक है। और एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो, 5A नहीं सॉरी 5B का क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 4 हाँ बस ये कुछ क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चन नंबर 21 जो आज मैंने बोला ना वो नहीं कर सकते, अभी लास्ट में मैंने छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 21 ये तुम लोग होमवर्क कर सकते हो, जो कि हम लोग का सर्कुलर परम्यूटेशन से रिलेटेड है, सर्कुलर परम्यूटेशन। तो इससे क्या होगा, तुम लोग का एक प्रैक्टिस हो जाएगा, करके देखो हो रहा है ठीक है, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। ये कुछ क्वेश्चन तुम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन का करके देख सकते हो। तो नेक्स्ट दिन हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन का ये क्वेश्चन कर लेंगे, और उसके बाद मुझे लगता है शायद हम लोग का कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम।